नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। बेटा आज हम एक्सरसाइज 9.4 डिस्कस करेंगे और 9.4 जो है वो डील करता है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना। जी हाँ, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना। और आपके 12th क्लास के अगर सिलेबस की बात करें तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 3 डिफरेंट कैटेगरी बनाई गई है। 9.4 डिफरेंशियल इक्वेशन आप उस प्रकार के सॉल्व करोगे जिसमें x और y को सेपरेट किया जा सके। इसलिए अगर आप हेडिंग पढ़ोगे अपने बुक में 9.4 से पहले तो आप पढ़ोगे मेथड टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच x एंड y वेरिएबल कैन बी सेपरेटेड। जहां पर x और y को सेपरेट किया जा सकता है, x और y को अलग किया जा सकता है, ये आपका एक्सरसाइज 9.4 होगा। 9.5 आपका होगा मेथड टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। वहां पे आप होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखोगे 9.5 में, जहां पर x और y सेपरेट नहीं हो सकता। और 9.6 आप सीखोगे बेटा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना। अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करना जानते हो और रिसर्च करोगे पिछले 15 साल का पेपर, तो आप देखोगे कि 9.4, 9.5 और 9.6 में से कोई एक ही क्वेश्चन हर साल आता है। अगर ऐसा नहीं है कि 9.4 में से आ गया तो 9.5 में से भी आएगा और 9.6 में से आएगा, नहीं, क्योंकि तीनों एक्सरसाइज एक्चुअल में एक ही टॉपिक से बंधे हुए हैं, मेथड टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को 3 प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है। पहला मेथड है जहां x और y सेपरेट हो जाए, दूसरा मेथड है होमोजीनियस जहां x और y सेपरेट नहीं हो सकता, एंड थर्ड है बेटा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप अगर थोड़ा सा रिसर्च करोगे, प्रीवियस 15 साल का पेपर उठाओगे, तो आप देखोगे 9.4, 9.5 और 9.6 तीनों में से कोई एक ही क्वेश्चन आता है, क्योंकि तीनों टॉपिक आपस में एक ही मेथड से जुड़े हुए हैं। तो आज हम लेक्चर लेके आए हैं आपके लिए एक्सरसाइज 9.4 का, और 9.4 एक्सरसाइज जो है जिसमें आप सीखोगे कि x और y दोनों को सेपरेट किया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का पहला मेथड, जहां पे x और y दोनों सेपरेट हो जाएंगे, उसके बाद हम उसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज आज स्टार्ट करेंगे बेटा 9.4। बेटा यहां से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.4, और आज हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसा कि मैंने आपको अभी इंट्रोडक्शन में बताया था कि ये एक्सरसाइज आप सीखोगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाए। बच्चों याद रखना, कभी भी 9.4, 9.5 और 9.6 का जो क्वेश्चन आता है उसमें आपको कभी ये गिवन नहीं होगा कि ये किस एक्सरसाइज पर बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपको पहचानना पड़ेगा। जी हाँ, तो एक्सरसाइज 9.4 का जो क्वेश्चन होगा उसमें बस ये लिखा होगा सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। एक्सरसाइज 9.5 में भी यही लिखा होगा सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, और एक्सरसाइज 9.6 में भी ये लिखा होगा सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो एक्सरसाइज 9.4 वाला क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज 9.5 वाला क्वेश्चन है, और या एक्सरसाइज 9.6 वाला क्वेश्चन है। क्योंकि सीधी सी बात है, पेपर तो लिखा हुआ नहीं आ सकता ना कि भाई इस एक्सरसाइज से सॉल्व करो, तो ये हमें पहचानना पड़ता है। तो कैसे पहचाने? 9.4 का बड़ा एक सिंपल सा फंडा है डिफरेंशियल इक्वेशन को जो हम सॉल्व कर सकते हैं 9.4 वाले मेथड से। वो ये कहता है सेपरेटिंग द वेरिएबल, यानी आप वेरिएबल को सेपरेट कर दीजिए, x और y को सेपरेट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे? मैं एग्जांपल नंबर 10 से आपको समझाता हूं। देखिए, आप अगर एग्जांपल नंबर 10 अगर आपने समझ लिया ना बेटा, तो आप पूरा एक्सरसाइज कर सकते हो खुद भी। पूरा एक्सरसाइज लगभग आप पूरा कर लोगे, लास्ट के कुछ क्वेश्चन रह जाएंगे, बाकी आप सारा क्वेश्चन खुद भी कर सकते हो अगर एग्जांपल नंबर 10 आपने समझ लिया। तो वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये मेथड ये कहता है कि मान लीजिए आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy अपॉन में dx इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 प्लस वाई स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है और आपको इसको सॉल्व करना है। तो हमें कैसे पता लगेगा कि एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन है? क्योंकि वहां एक्सरसाइज तो लिखा नहीं होगा। तो अगर x और y सेपरेट हो सकते हैं तो वो 9.4 है। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए एग्जांपल नंबर 10 में, यहां मैं क्रॉस मल्टीप्लाई द्वारा x और y को सेपरेट कर सकता हूं। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो dy तो ऐसी रहेगा, ये चीज अपॉन में आ जाएगी 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए y वेरिएबल सेपरेट हो गया, इक्वल टू ऐसे dx को मैं यहां पहुंचा सकता हूं, तो dx आपका यहां पहुंच गया, dx अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ गई बेटा? देखो ध्यान से, आपका y और x सेपरेट हो गया। जी हाँ, y और x जो है वो आपका सेपरेट हो गया, और यही फंडा है इस एक्सरसाइज का।
जिसने ये बात समझ ली उसको पूरे एक्सरसाइज में क्लियर हो जाएगा कि केवल आपको x वेरिएबल एंड y वेरिएबल दोनों को सेपरेट करना है। उसके बाद इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, एंटी डेरिवेटिव का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव होता है, इस्तेमाल करेंगे, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन वो इक्वेशन होता है जिसको हमने डिफरेंशिएट करके ये वैल्यू निकाली है, हमें वो इक्वेशन निकालना होता है जिसको डिफरेंशिएट करके ये वैल्यू आई है ना, उस इक्वेशन को फाइंड करना होता है। तो आपने वेरिएबल को सेपरेट कर दिया, वेरिएबल सेपरेट है, y वेरिएबल देखिए अलग हो गया, x वेरिएबल अलग हो गया। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अब आप क्या करोगे, यहां भी इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यहां भी इंटीग्रेशन लगा लिया आपने और यहां भी आपने इंटीग्रेशन लगा दिया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। बच्चों इसका फॉर्मूला याद कीजिए, इसका फॉर्मूला था, इसका फॉर्मूला है बेटा tan इनवर्स y, ये tan इनवर्स y का फॉर्मूला है और ये किसका फॉर्मूला है, ये tan इनवर्स x का फॉर्मूला है और प्लस में c भी आएगा, कांस्टेंट आएगा क्योंकि हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है और अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना होता तो c की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। उसके लिए हमें x और y की वैल्यू गिवन होगी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर इस क्वेश्चन में x और y की वैल्यू गिवन होती ना तो मैं x और y की वैल्यू पुट करके ना c की वैल्यू भी निकाल लेता, तो वो मेरा पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता, जैसे मैंने आपको बताया था। जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में केवल इतना फर्क है, जनरल सॉल्यूशन में मुझे x और y की वैल्यू नहीं पता होती है तो ये जो आपका होगा ये जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा। इसी का पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी निकाला जा सकता है अगर मुझे x और y की वैल्यू गिवन होगी। ये आपका आंसर आ चुका है, जी हाँ ये आपका आंसर आ चुका है। अगर आप इसका डेरिवेटिव करोगे ना, अगर आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो यही चीज आ जाएगी जो क्वेश्चन में आपको दे रखा है। तो डेरिवेटिव हमें दिया होता है, हमें उस इक्वेशन पे पहुंचना होता है जिसका डेरिवेटिव ये है, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो 9.4 की पहचान आपको समझ में आ गई बेटा कि x वेरिएबल को अलग करना है, y वेरिएबल को अलग करना है, जैसे मैंने इसमें वेरिएबल अलग कर दिया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब आप एक्सरसाइज कर सकते हो आसानी से। अब देखिए हर एक क्वेश्चन में आपको क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, कोई आपको मेथड नहीं बताया जाएगा। किसी क्वेश्चन में 9.4 मैं बार बार कह रहा हूं 9.4, 9.5, 9.6 कभी भी आपको मेथड लिखा हुआ नहीं आएगा कि आपको किस मेथड से सॉल्व करना है। ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा एक्सरसाइज है। तो 9.4 की मैंने आपको पहचान बता दी, x और y सेपरेट हो जाएंगे। जब 9.5 पे आऊंगा मैं उसकी पहचान भी बताऊंगा और जब 9.6 पे आऊंगा तो मैं उसकी पहचान बताऊंगा। देखते ही पता लग जाता है कि ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा 9.4 का। देखिए बेटा पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है बेटा। और पहला क्वेश्चन जो मुझे दिखाई दे रहा है बुक में आपके, फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों dy अपॉन में dx इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स। इसका मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। नाउ dy अपॉन dx अभी ऐसी रहने दो, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है। या तो अभी आप सेपरेट कर लो, x को इधर पहुंचा दो, x को यहां पहुंचा दो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पहले फॉर्मूला लगा देते हैं। 1 माइनस कॉस एक्स का तो फॉर्मूला होता है ना, बाद में भी आपको फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा, पहले ही फॉर्मूला लगा दो। 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला होता है बेटा 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में 2, कई बार लगा चुके फॉर्मूला। और 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है बेटा 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में 2, अभी हमने सेपरेट नहीं करा। 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, dy अपॉन में dx और साइन स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर, ये बन गया बेटा tan स्क्वायर एक्स अपॉन में 2। क्या मेरी बात समझ में आ गई बेटा? अब हम वेरिएबल को सेपरेट कर लें, x और y को सेपरेट कर लें। तो चलिए अगर मैं x और y को सेपरेट करना चाहता हूं तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई का यूज करूंगा। dy की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो dy आएगा, इसकी मल्टीप्लाई dx से करोगे तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर x अपॉन में 2 और dx। देखिए क्या हुआ, आपका वेरिएबल सेपरेट हो गया, आपका y और x जो था वो सेपरेट हो गया, x और y दोनों सेपरेट हो गए। नाउ जैसे ही x और y सेपरेट हो गए बस कमाल हो गया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, आंसर आ जाएगा। देखिए तो यही करने वाला हूं मैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, यहां भी dy और यहां भी इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x अपॉन में 2 dx। क्या मेरी बात समझ में आएगी बेटा? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जैसे ही x और y सेपरेट हो जाते हैं हम इंटीग्रेटिंग कर सकते हैं। तो x और y को सेपरेट कीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कीजिए। तो dy का डेरिवेटिव आपका y आ जाएगा क्योंकि यहां 1 है और 1 का डेरिवेटिव आपको याद होगा x था, लेकिन वेरिएबल y है तो आपको y लिखना पड़ेगा, तो y आ जाएगा। tan स्क्वायर का कोई भी इंटीग्रेशन नहीं होता, tan स्क्वायर को पहले sec स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, tan स्क्वायर को पहले sec स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। tan स्क्वायर का कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं होता, तो इसका फॉर्मूला बनाइए। तो tan स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा बेटा sec स्क्वायर x अपॉन में 2 माइनस 1 और आपको इसका इंटीग्रेशन करना है और इसका इंटीग्रेशन किया जा सकता है कैसे?
y इक्वल टू बेटा सेक स्क्वायर किसका डेरिवेटिव था, तो 10 का, तो 10x अपॉन में 2 और x अपॉन 2 का डेरिवेटिव करोगे तो 1 अपॉन में 2 आ जाएगा, माइनस 1 का इंटीग्रेशन x होता है प्लस का c बच गया, ये जो 2 है ये रेसिप्रोकल बन जाएगा, तो y इक्वल टू 2 10 x अपॉन में 2 माइनस x और प्लस c, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन आ चुका है। जी हां, इसे बोलेंगे आप रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ओवरऑल पूरे एक्सरसाइज में आप खुद वीडियो को बंद करके इसको सॉल्व कर सकते हो, वीडियो को बंद करके आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो। सभी क्वेश्चनों में करना क्या है, x और y के वेरिएबल को सेपरेट करना है, इंटीग्रेट करना है, आपका आंसर 4 से 5 लाइन में आ जाएगा। क्लियर हो गया, यही हम इस पूरे एक्सरसाइज में फॉलो करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको एक बार फिर समझा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास बेटा है dy अपॉन में dx इक्वल टू 4 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब मैं फिर से वही करूंगा, बेटा, मैं फिर से वही करने वाला हूं, x और y को सेपरेट कर लूंगा। तो सिंपल मुझे दिखाई दे रहा है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ये वाई स्क्वायर के फॉर्म में है तो ये अपॉन में आ जाएगा, तो dy अपॉन में अंडर रूट, ये चीज अपॉन में आ जाएगी क्योंकि y के फॉर्म में, तो y के नीचे आ जाएगा 4 माइनस वाई स्क्वायर और dx की मल्टीप्लाई, देखिए ये चीज अपॉन में आ गई, ये चीज अपॉन में आ गई और dx ऊपर पहुंच जाएगा, तो dx अपॉन में 1। क्या मेरी बात समझ में आ गई बेटा? हमने इंटीग्रेट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया वेरिएबल अलग करने के लिए, ये चीज अपॉन में आ जाएगी, dx आपका इधर पहुंच जाएगा, x वाला कोई है नहीं। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, फिर मैं इंटीग्रेटिंग लगाता हूं तो dy अपॉन में अंडर रूट 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू dx अपॉन में 1 लिखते नहीं, मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। बच्चों इसका फॉर्मूला होता है, याद कीजिए, ये पूरा फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है साइन इनवर्स x अपॉन a का, तो साइन इनवर्स x अपॉन में a और इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c, ये जो होगा ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, करना कुछ नहीं है, सिंपल सा आपको क्वेश्चन दिया होगा, जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई द्वारा y वाला एक तरफ कर लीजिए, x वाला एक तरफ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो भैया इसका इंटीग्रेशन तो ये बन गया और इसका इंटीग्रेशन x और c लिखना पड़ेगा क्योंकि आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो इंटीग्रेशन में कांस्टेंट आएगा, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? क्या इस टाइप के सभी क्वेश्चन आप कर सकते हो बच्चों? चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, फिर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ है dy अपॉन में dx प्लस y और इक्वल टू 1। तो पहले y को इधर ले जाइए, y को आप ले जाओगे तो ये बन जाएगा dy अपॉन में dx इक्वल टू 1 प्लस का y माइनस हो जाएगा अपॉन में 1। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये चीज आपके अपॉन में आ जाएगा, dy अपॉन में, इसको अपॉन में ले आओ बेटा, ये अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस वाई इक्वल टू dx आपका ऊपर आ जाएगा अपॉन में 1। अब इसको ठीक कर लीजिए, पहले इसको ठीक कैसे करोगे, पहले माइनस कॉमन ले लो, यहां से माइनस कॉमन ले लोगे तो dy अपॉन में y माइनस 1 इक्वल टू dx अपॉन में 1 लिखते नहीं है, माइनस यहां नहीं, यहां चाहिए, सब कुछ उठा के x की तरफ फेंक देते हैं, तो dy अपॉन में x y माइनस 1, dy अपॉन में y माइनस 1 और माइनस आपका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस dx। अब आपका प्रॉपर तरीका आ गया, y वाला अलग हो गया, x वाला अलग हो गया, अब आपको समझाने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। दोबारा देखिए, ये आपका केस था, ये आपका क्वेश्चन था बेटा, ये जो प्लस का y है ये आपका माइनस का y हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई का इस्तेमाल करो, ये चीज आपके अपॉन में आ जाएगी और dx ऊपर पहुंच जाएगा अपॉन में 1। इसमें से आपने माइनस कॉमन ले लिया तो ये 1 माइनस वाई की जगह y माइनस 1 बन जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये एज इट इज साइन इसका चेंज होगा, माइनस का प्लस और ये प्लस का माइनस। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, क्योंकि अब आपका जो वेरिएबल है वो पूरी तरह से सेपरेट हो चुका है, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। नाउ बेटा इसका इंटीग्रेशन होगा लॉग मॉडुलस y माइनस 1, क्योंकि y की वैल्यू y की पावर 1 है तो ये लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस यहाँ 1 है, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस का c, तो बच्चों ये जो होगा ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ गई बेटा? तो बड़ा सिंपल सा है, कुछ नहीं करना, वेरिएबल को सेपरेट करना है और इंटीग्रेट बोथ साइड करना है। ठीक है बेटा, जल्दी से नोट करो। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कहता है, आपके पास एक इस फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ बेटा, sec स्क्वायर x tan y dx प्लस sec स्क्वायर y tan x dy 0। तो पहले हमें ये देखना है कि क्या हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में तो लिखा हुआ आएगा नहीं कि ये एक्सरसाइज 9.4 का है जिसमें आप सेपरेट कर सको, ऐसा कुछ ही लिखा हुआ नहीं आएगा। आपको चेक करना है
कि क्या ये सेपरेट हो सकता है? तो बिल्कुल हाँ, ये सेपरेट हो सकता है। अच्छा, कौन सेपरेट नहीं हो सकता ये मैं आपको अगले एक्सरसाइज में जरूर बताऊंगा कि देखते ही कैसे पता लगेगा कि कौन सेपरेट हो सकता है कौन सेपरेट नहीं हो सकता। तो सारे सेपरेट हो सकते हैं केवल एक कंडीशन को छोड़कर, वो कंडीशन मैं आपको अगले एक्सरसाइज में बताऊंगा कि देखते ही कैसे पता लगेगा कि कौन सा सेपरेट नहीं होगा। ये सब सेपरेट हो सकते हैं। तो सेपरेशन करेंगे बेटा। तो क्वेश्चन लिख लिया मैंने, क्वेश्चन नंबर 4। नाउ सेपरेट करते हैं। पहले एक्स वाले और वाई वाले सेलेक्ट करो। ये आपके पास एक्स वाला ये है, ये भी आपके पास एक्स वेरिएबल है, ये आपके पास एक्स वेरिएबल है और बाकी सब वाई वेरिएबल है। ठीक है बेटा, किसी एक को उधर ले जाओ, बाकी सबको इधर रहने दो। चलिए बेटा, तो मैं इसको ही उठा के इधर ला रहा हूं क्योंकि मुझे dy/dx तो चाहिए। इसको मैं एज इट इज छोड़ रहा हूं बेटा। तो ये लिखूंगा बेटा sec स्क्वायर वाई और 10x dy, इसे एज इट इज लिखता हूं इक्वल टू, ये पॉजिटिव है, ये पूरा नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस का sec स्क्वायर x, साथ में आपका आएगा 10y ये वाला, और साथ में आपका dx आ गया। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को। नाउ y वाला कौन है और x वाला कौन है ये डिसाइड कीजिए। एक तो ये खुद y है, तो sec स्क्वायर y, एक ये वाला y है, एक ये भी y है, तो dy, और कौन y है तो ये 10y, तो ये 10y जो है वो आपके अपॉन में आ जाएगा, तो अपॉन में आपने ले दिया 10y, y वाला सेपरेट हो गया। नाउ x वाला देखिए, एक तो ये x वाला है, ये x वाला है, तो माइनस sec स्क्वायर x, इस ये dx है, ये भी x के फॉर्म में है, और ये जो 10x है ये आ जाएगा अपॉन में आ गया 10x। तो देखिए आपने क्या करा, x वेरिएबल एंड y वेरिएबल को सेपरेट कर दिया। अब सेपरेट होने के बाद आपको पता है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। नाउ बच्चों आपको पता होगा कि 10 का डेरिवेटिव जो होता है वो sec स्क्वायर होता है। ये बात मैं आपको बहुत पहले से बता रहा हूं कि अगर ऐसा हो कि डेनोमिनेटर, जो ये डेनोमिनेटर दिया होता है, इसका डेरिवेटिव आपको ऊपर मौजूद हो, तो आप इसका डायरेक्ट आंसर कर सकते हो। जी हां, इसका आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो कि इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो इस केस में हम आंसर लिखते हैं log मॉडुलस 10y। याद कीजिए, अगर इसका डेरिवेटिव मुझे ऊपर दिख रहा है तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं log 10 मॉडुलस 10y, जो डेनोमिनेटर होता है। आप इसे t मान के करोगे तो भी आपका यही आएगा, बाकी डायरेक्ट लिख देना। अगर इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो डायरेक्ट लिख सकते हो, इस बात के मार्क्स नहीं करते। नाउ माइनस की जगह आपका माइनस आ गया। ऐसे ही 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर होता है, तो आप इसे लिख सकते हो log मॉडुलस 10x। कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को। और आप देखिए ये भी लॉग के फॉर्म में, ये भी लॉग के फॉर्म में, तो एक चीज याद रखना बेटा, जो कांस्टेंट आएगा वो भी लॉग के फॉर्म में आएगा। जी हां, इस बात का आपको ध्यान रखना है बच्चों, ये चीज आपको याद रखना है कि अगर y वाला लॉग के फॉर्म में है, x वाला लॉग के फॉर्म में है, तो कांस्टेंट जो होगा वो भी लॉग के फॉर्म में होगा, तो प्लस log x प्लस log c। अब यहां पर आप c नहीं लिख सकते, आपको log c लिखना पड़ेगा। इन चीजों का ध्यान रखना है, और ये क्वेश्चन को करते करते ही समझ में आता है। अगर आपका y लॉग के फॉर्म में है, आपका x भी लॉग के फॉर्म में है, तो आपका कांस्टेंट भी लॉग के फॉर्म में ही होना चाहिए। कंडीशन ये है। ठीक है बेटा, आप चाहो तो माइनस का आप इधर ले आओ तो प्लस हो जाएगा, तो क्या बचेगा बेटा, अगर माइनस का आप इधर ले आओगे तो क्या बचेगा आपके पास, पहले आपके पास बचेगा log 10y, ये एज इट इज रहेगा। माइनस का इधर ले जाओगे तो प्लस log आपके पास 10x, और इक्वल टू में आपके पास बचा log c। और हम सबको पता है बेटा log a प्लस log b, याद कीजिए बेटा, log a प्लस log b क्या होता है, log ab, तो 10y इंटू में 10x। क्या मेरी बात समझ में आ गई बच्चों, log a प्लस log b, तो log ab इक्वल टू में क्या चल रहा है, तो इक्वल टू में log c चल रहा है। log और log दोनों साइड कैंसिल हो गया बेटा, log से log कैंसिल, तो क्या बचा आपके पास 10y इंटू में 10x और इक्वल टू में c। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, और इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। क्या मेरी बात समझ में आ गई बेटा? दोबारा समझना चाहोगे तो जल्दी से एक बार समझ लो। आपके पास ये क्वेश्चन था, आपके पास एक ही ऑप्शन है, आपके पास वेरिएबल सेपरेशन का, आपने y वाले सारे अलग कर लिए, x वाले सभी अलग कर लिए। इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो log डेनोमिनेटर माइनस की जगह माइनस log 10x बन जाएगा। माइनस का आप लेफ्ट हैंड साइड पे लाओगे तो प्लस हो जाएगा, log a प्लस log b, log ab होता है, और log c जैसा है वैसा ही रहेगा। log से log आपका कैंसिल, 10y 10x और इक्वल टू में c। तो आपके सामने जो स्क्रीन पर आपको बॉक्स के अंदर दिखाई दे रहा है बेटा, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गया, अच्छे से क्लियर हो गया। इस क्वेश्चन से हमें एक सबक मिलती है, क्या, कि अगर x और y लॉग के फॉर्म में है तो आपका कांस्टेंट भी लॉग के फॉर्म में जाना चाहिए। और एक बात याद रखो
क्वेश्चन पे कम फोकस करो, कॉन्सेप्ट के पे ज्यादा फोकस करो कि क्वेश्चन के साथ हमें सीख क्या मिलती है, क्वेश्चन के साथ हमें सीखने को क्या मिला, ये ज्यादा जरूरी है। क्योंकि इस टाइप के हजारों क्वेश्चन कर लोगे फायदा नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन कर लोगे और कॉन्सेप्ट याद कर लोगे तो 1000 क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ जाए। चलिए, क्योंकि मैं आपको अक्सर बोलता हूं हमें गधों वाली मेहनत नहीं करनी, हमें शेर वाली मेहनत करनी है बेटा, दिमाग से काम लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं बेटा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास ये देखिए, ex e की पावर माइनस एक्स dy e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स dx इक्वल टू 0, इस टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको भी सेपरेट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आता हूं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास ex प्लस e की पावर माइनस एक्स, दोनों x के फॉर्म में है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये y में आ गया, माइनस e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स और ये dx आ गया इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, कोई परेशानी नहीं है। अब देखिए x वाले कितने सारे हैं, आपको देखिए x वाला ये भी है, 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 तो ये पांचों वेरिएबल 1 2 3 4 5 आप ये देख रहा है, इन सबको मैं एक ही जगह रखूंगा। dy वाला बेचारा सिंपल है, अकेला है, बैचलर है, ठीक है, तो इसको हम बिल्कुल सेपरेट कर देंगे। ठीक है बेटा, तो पहले इसे एज इट इज लिख दो, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स dy, माइनस का ये चीज आप इधर ले आओगे तो प्लस हो जाएगा, तो क्या बचेगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स और ये dx हो गया। ये भी x के फॉर्म में है तो अपॉन में चला जाएगा x के पास, ये x के फॉर्म में है तो अपॉन में चला जाएगा x के पास, तो यहां क्या बचा dy इक्वल टू e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन में आ गया बेटा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स और dx। नाउ अब आप क्लियरली देख सकते हो कि सभी x वाला एक तरफ हो गया एंड y वाला एक तरफ हो गया, यानी सेपरेट कर लिया, सेपरेशन फॉलो हो गया, सेपरेट आपने कर लिया। सेपरेट करते ही आप क्या करोगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे। dy का इंटीग्रेशन केवल y होता है। देखिए इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, इसका अगर आप डेरिवेटिव करते हो तो आपको ऊपर वाली चीज मिल जाएगी। कैसे? ex का डेरिवेटिव ex होता है, e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव e की पावर माइनस एक्स होगा और माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1, तो इसलिए माइनस 1 है। तो आप देखिए कि डेनोमिनेटर का जो डेरिवेटिव होता है वो न्यूमरेटर में अवेलेबल है, और मैंने अभी अभी आपको बताया और पिछले कई क्वेश्चनों में आपको सिखा चुका हूं कि इसका डेरिवेटिव अगर आपके पास हो तो आप डायरेक्ट एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। क्या फॉर्मूला? लॉग मॉडुलस e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स और प्लस c। अब यहां log c नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि देखिए ये log के फॉर्म में थोड़ी है, ये log के फॉर्म में नहीं है ना, इसलिए हम इस फॉर्म में लिखेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई बेटा? दोबारा बताने की जरूरत है, एक बार जल्दी देख लो कितना छोटा सा आंसर किया आपने, कितना सिंपल सा सरल सा आंसर किया है बेटा। इसमें आपको पहले माइनस का आपको इधर ले जाना है, प्लस हो जाएगा, ये x के फॉर्म में है तो ये अपॉन में आ जाएगा, ये सभी x के फॉर्म में आ गए, और नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है तो log जो डिनोमिनेटर होता है वो आ जाता है और प्लस का c। तो आपके सामने जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। मुश्किल से 1 2 3 3 लाइन में आपका आंसर आ गया। देखिए अगर मेथड पता हो तो 3 से 4 लाइन में आंसर निकाला जा सकता है, तरीका बस पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 पे आता है बेटा। फिर वही देखिए dy अपॉन में dx, ये और ये x के फॉर्म में है और ये y के फॉर्म में है, तो सेपरेशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की बात हो रही है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6, dy अपॉन में dx, dy अपॉन में dx इक्वल टू आपको दिया हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और दूसरा आपको दिया बेटा 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, देखते हैं सेपरेशन हो सकता है। जी हाँ, dy की जगह dy एज इट इज छोड़ दूंगा, एक तो ये y के फॉर्म में है और एक ये y के फॉर्म में है, तो dy की जगह dy, ये जो y के फॉर्म में है ये एज इट इज अपॉन में आ जाएगा, तो इसे लिखूंगा वाई स्क्वायर प्लस 1। आप चाहो तो 1 प्लस वाई स्क्वायर लिख लो, 1 प्लस वाई स्क्वायर लिख लो या वाई स्क्वायर प्लस 1 लिख लो। मैंने ऐसे क्यों लिखा है? ताकि आपको फॉर्मूला याद दिला सकूं, इसका एक फॉर्मूला होता है इसलिए ऐसा लिखा है। बाकी आप 1 प्लस वाई स्क्वायर लिख दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आंसर वही आना है। सिर्फ मैं आपको फॉर्मूला याद दिलाने के लिए ऐसा लिख रहा हूं, बाकी आप किसी प्रकार से लिख सकते हो। इक्वल टू ये एज इट इज रहेगा बेटा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, इसके साथ में dx आ जाएगा। नाउ आपका जो वेरिएबल है वो सेपरेट हो चुका है, dy वाला अलग आ गया, x वाला अलग हो गया, तो आप इंटीग्रेट कर सकते हो। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया बच्चों। देखिए याद कीजिए बच्चों, ये जो होता है वो tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है, ये tan इनवर्स का फॉर्मूला है बेटा, तो इसका इंटीग्रेशन भी tan इनवर्स के फॉर्म में होगा। tan इनवर्स y, ये tan इनवर्स y का डेरिवेटिव है, इक्वल टू 1 बेटा, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब अपॉन में 3 होता है और प्लस का c। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो 2 से तीसरी लाइन में आपने किया है यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा।
यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्या मेरी बात समझ में आ गया बेटा? कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। y वाला आपने सेपरेट कर लिया, x वाला आपने सेपरेट कर लिया, बिना टेंशन लिए इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेशन करते ही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाए, चाहे वो 1 लाइन में हो या 10 लाइन में हो। तरीका यही है, मेथड को सीखिए और वीडियो को बंद करके सारे क्वेश्चन खुद ही करने की कोशिश कीजिए कि भाई आंसर आ सकता है नहीं आ सकता। सेपरेट कीजिए x और y को, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, आंसर आप चेक करिए कि आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। ओहो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है क्वेश्चन 7, कई बार आ चुका है क्वेश्चन, में कई बार एग्जाम में देख चुका हूं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, y log y dx। एक तो देखो ये सभी y के फॉर्म में है, एक ये y के फॉर्म में और ये दोनों x के फॉर्म में है। तो सेपरेशन करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आता हूं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 जो मेरे पास है वो ये है, y log y और साथ में dx माइनस का x और dy इक्वल टू 0। तो चलिए सेपरेट कर लेते हैं। पहले y वाले को एक तरफ ले आता हूं, माइनस का इधर लेके प्लस कर दूं, तो y log y dx माइनस का प्लस हो जाएगा, तो x dy माइनस का ये प्लस हो गया। कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चों को। नाउ अब मैं देखता हूं कि y वाला कौन कौन है। तो एक ये y वाला है और एक ये y वाला है, ये सब y वाले हैं। तो dy के अपॉन में सारी संख्या पहुंच जाएगी, dy के अपॉन में सारी संख्या पहुंच जाएगी। x वाला कौन है? तो x वाला आपके पास ये है और x वाला आपके पास ये है। तो मैं dx की जगह dx ले आता हूं, इसको मैं अपॉन में ले आता हूं, तो अपॉन में x आ गया। dy की जगह dy ले आता हूं, इन सबको मैं यहां ले आता हूं, y log y। देखिए मैंने सेपरेशन कर लिया। अब x अलग है मेरा और y मेरा अलग है, और मैं जानता हूं जब दोनों सेपरेट हो जाते हैं तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। केवल आपको 1 से 2 स्टेप में पहले सेपरेट करना है। सेपरेट हो गया, सेपरेट होते ही इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, बिना टेंशन लिए इंटीग्रेट कीजिए। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log मॉडुलस x और प्लस का log c। log c क्यों? क्योंकि ये भी log के फॉर्म में आने वाला है। जी हाँ, ये भी log के फॉर्म में ही आने वाला है। चेक कर लेते हैं log के फॉर्म में आता है नहीं आता। नहीं आएगा तो c लिख देंगे, नहीं आएगा तो यहां पे c लिख देंगे, सिंपल सा c। अच्छा x के साथ ही आता है हमेशा c, याद रखना x के साथ ही हमेशा c जो है ना कांस्टेंट, वो हमेशा x के साथ ही लिखना, तभी आपका NCERT से एज इट इज आंसर मैच करेगा। वैसे तो आप कहीं भी लिख सकते हो, बट अगर आंसर एज इट इज मैच करना है तो आप x के साथ ही लेके चलना, क्योंकि उन्होंने सभी कांस्टेंट को x के साथ ही लेके चले हैं वो। नाउ इसका डेरिवेटिव बेटा y, इसका log y का डेरिवेटिव आपके पास दिया हुआ है। जी हाँ, log y का डेरिवेटिव आपके पास है। log y का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन में y। log y का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन में y। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन में t हो जाएगा ये, और 1 अपॉन t का मतलब होता है log, वो log मॉडुलस log y। यही मैं आपको कह रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि ये तो log में आ रहा है, सिंपली मुझे दिख रहा है। मुझे ये भी पता था कि ये log के फॉर्म में, और जब ये x और y दोनों log के फॉर्म में, तो सीधी सी बात है मुझे log c लिखना पड़ेगा। मुझे पता था इसलिए मैंने ऐसा लिखा, ठीक है। बाकी आप किसी प्रकार से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है ज्यादा। नाउ तरीका अगर पता होगा तो मार्क्स कभी नहीं कटेंगे। देखो एक चीज मैं फिर से बताता हूं, देखो x और y अगर log के फॉर्म में है ना, तो कांस्टेंट भी आपको log के फॉर्म में ही लिखना है, तभी आपका आंसर एज इट इज मैच होगा। क्योंकि हम 12th वाले ना बड़े शक वाले निगाहों से देखते हैं टीचर को, कहते हैं अरे यार आंसर नहीं आया है ना, आंसर मैच ही नहीं करा। तो इस बात को ध्यान रखना है कि अगर आपको आंसर मैच करना है तो इन कुछ बेसिक बातों को आपको रूल को याद रखना है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ जाए। नाउ एक चीज देखिए, log a प्लस log b, ये मेरे कौन है? log a है, और ये मेरे कौन है? log b है। तो log a प्लस log b, मैं जानता हूं log a प्लस log b क्या होता है, तो log a b, तो मैं क्या लिख सकता हूं? cx लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को। या xc लिख दो या cx लिख दो, है ना, cx या xc, इससे तो बड़े हो चुके हो, इतनी बात तो पता है आप सबको। तो log a प्लस log b यानी log ab, और इधर क्या चल रहा है? तो इधर चल रहा है बेटा log y, कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को। नाउ log से log कैंसिल, log से log कैंसिल। अच्छा कैंसिल मत करना बेटा, ये कैंसिल नहीं करना होता, कंपेयर करना होता है। डिफरेंस है, कंपेयर करना और क्रॉस करने में फर्क होता है। तो आप इसे कैंसिल नहीं कर सकते, इसे कंपेयर कर सकते हैं कि log से log कैंसिल हो गया, कंपैरिजन में खत्म हो गया। क्या बचा? इधर आपके पास cx बचा, इधर आपके पास log y बचा। एज पर टीचर ये आंसर सही है, करेक्ट है, मैं आंसर लिख दूंगा। लेकिन आप एनसीईआरटी में चेक करोगे तो ये आंसर नहीं है, आंसर कुछ और है। तो आप कहोगे यार आंसर नहीं आया, आंसर गलत है। गलत नहीं है, उन्होंने क्या करा, एक स्टेप और कर दिया। क्या? दोनों तरफ ना एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई कर दी। जी हाँ, एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि एक्सपोनेंशियल से लॉग कैंसिल हो जाता है, ये आपको पहले बताया था। एक्सपोनेंशियल से लॉग कैंसिल हो जाता है, तो दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई कर दी। तो बेटा मल्टीप्लाई कैसे होती है? जब एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पावर में पहुंच जाती है,
और जब एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सपोनेंशियल से लॉग कैंसिल होकर आपका y बचेगा। तो ये जो है वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा e की पावर cx इक्वल टू y, e की पावर cx इक्वल टू y। ये आपके सामने स्क्रीन पर आंसर है। अब कई बच्चे मुझसे कमेंट करके पूछते हैं सर क्या हम इस क्वेश्चन को आंसर को यहां नहीं छोड़ सकते? क्या छोड़ सकते हैं, मैं आपको बताऊं छोड़ सकते हैं, बट मैं आपको एक पॉसिबिलिटी बता दूं कि मार्क्स कटने के इसमें चांस होते हैं कि आपके आधे नंबर कट जाएं। तो मैं ऐसा मौका क्यों दूं किसी बच्चे को कि मार्क्स कट जाएं? तो क्यों ना इस टाइप के नॉलेज को हम 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लें कि भाई अगर x लॉग के फॉर्म में है, y लॉग के फॉर्म में है, तो कांस्टेंट भी लॉग के फॉर्म में होगा। अगर फॉर्मूला लग रहा है log a प्लस log b, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा। लॉग कैंसिल होने के बाद वापस लॉग बच रहा है तो मैं दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल की मल्टीप्लाई कर दूंगा। एक्सपोनेंशियल की मल्टीप्लाई कर दो पावर में पहुंच जाएगा। एक्सपोनेंशियल से लॉग कैंसिल हो जाता है तो आपका y बचेगा। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो जो चीज पता है उसके लिए आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है, देखते ही बड़ा सिंपल लग रहा है और बाकी में बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। 2 से 3 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया बेटा x की पावर 5 dy अपॉन में dx और x माइनस y की पावर 5। मैंने आपको बताया सेपरेशन मेथड। सेपरेशन मेथड क्या कहता है कि भैया x वाला ढूंढ लो। पहले x वाला देखो, x वाला ये और ये है और y वाला ये और ये है। तो y वाले को एज इट इज छोड़ दो, y वाला जैसे वैसे लिख दो, dy की जगह dy। ये चीज अपॉन में आ जाएगी y की पावर 5। क्लियर हो गया बेटा? dy की जगह dy, ये चीज आपकी अपॉन में आ जाएगी इक्वल टू, माइनस को हमने एज इट इज छोड़ दिया था, dx ऊपर चला जाएगा तो dx, और ये जो मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में आ जाएगा x की पावर 5। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई बेटा? आप चेक कीजिए, एक स्टेप में मैंने सेपरेशन आपको सिखा दिया। dy की जगह dy, ये आपका अपॉन में आ जाएगा, dx आपका ऊपर आ जाएगा और x की पावर 5 अपॉन में आ गया। तो देखिए सेपरेशन हो गया, और सेपरेट होते ही इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, बिना टेंशन लीजिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है y की पावर -5, इसका मतलब है y की पावर -5, और y की पावर -5 का इंटीग्रेशन का मतलब है y की पावर -4 अपॉन में -4। पता होगा आपको ये बात, तो है ना, सिंपल सी बात है। इसका इंटीग्रेशन किया जाएगा तो y की पावर -4 अपॉन में -4 आ गया इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन करो तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा? इसका इंटीग्रेशन करोगे तो भी ये आएगा y की पावर -4 x की पावर, सॉरी x के फॉर्म में बेटा, x के फॉर्म में, मेरे लाल मेरे चंदा x के फॉर्म में, x की पावर -4 अपॉन में -4। ठीक है बेटा, कोई समस्या नहीं, किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं। बचा c। अब कांस्टेंट कैसे लिखेंगे? तो कांस्टेंट भी ऐसे लिखेंगे, c अपॉन में -4। जी हाँ, जिस फॉर्म में, मतलब जिनके साथ ये कांस्टेंट चल रहा है ना, वही c के साथ कांस्टेंट आता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना आपको, जो कांस्टेंट एक के साथ चल रहा है वही चलेगा कांस्टेंट के साथ। लॉग क्या है? कांस्टेंट संख्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट आया था सबके साथ लॉग। अब -4 सबके साथ आ रहा है तो यहां भी -4 आएगा। -4 कैंसिल हो गया, खत्म हो गया। क्या बचा बताओ? आपके पास क्या बचा? एक बचा y की पावर -4, माइनस का आपका प्लस हो जाएगा x की पावर -4 और इक्वल टू c, क्योंकि -4 आपका कैंसिल हो गया। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है बच्चों कि y की पावर -4 प्लस x की पावर -4 इक्वल टू c, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। दोबारा समझना है बेटा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, y वाला अलग, x वाला अलग, इसका इंटीग्रेशन ये, इसका इंटीग्रेशन ये, c कांस्टेंट अपॉन -4। कांस्टेंट है जो सबके साथ आ रहा है वही c के साथ आएगा, कांस्टेंट जो सबके साथ आएगा वही c के साथ आएगा। -4 कैंसिल, y की पावर -4, माइनस का प्लस हो गया, x की पावर 4 -4 और c की जगह c। तो बच्चों आपके सामने जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, बड़ा सिंपल देखो, 2 3 लाइन में आंसर है, 3 लाइन में आपने आंसर निकाल दिया। इससे आराम से सस्ता, इससे सस्ता, टिकाऊ और बढ़िया क्या लोगे भाई, है ना? कितना आसान है, कितने इजी तरीके से x और y को सेपरेट कीजिए, इंटीग्रेट कीजिए, आपका आंसर आता रहेगा 2 से 3 लाइन में। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या। ओहो बहुत बढ़िया, बाई पार्ट्स का कॉन्सेप्ट लगेगा। देखिए इसमें x वाला ये है, ये y वाला अकेला है, सिंपल। तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात हो रही है बेटा, इसमें आपको दिया हुआ है dy अपॉन में dx इक्वल टू साइन इनवर्स x। इसको सेपरेट करना आसान है, कैसे भाई? dy तो ऐसे रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई से dx वहां पहुंच जाएगा, तो साइन इनवर्स x और dx सेपरेट हो गया। सेपरेट होते इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो सेपरेट करना तो आसान था, है ना? सेपरेशन तो आसान था, इसमें सेपरेशन में कोई दिक्कत ही नहीं हुई, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो dx आपका यहां हो गया, dy और dx अलग हो गया। सेपरेट करते ही अब मुझे कुछ नहीं करना, इसको इंटीग्रेट करना, मेन मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। और याद कीजिए जब आपने 7.6 पढ़ा था बाई पार्ट्स में बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन था साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन, जिसमें साइन इनवर्स के साथ आपको याद होगा 1 लिया था। अगर अधिकतर बच्चों को याद होगा तो वीडियो को बंद करके आप खुद भी कर सकते हो ना।
साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन आपको आता है, साथ में 1 लेना है और बाई पार्ट्स का कॉन्सेप्ट लगाओगे, आपका आंसर आ जाएगा, एक बार में आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, बाकी बच्चों को मैं करा देता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। डी वाई का इंटीग्रेशन y होता है, साइन इनवर्स के साथ हम 1 लेंगे और 1 लेते ही ये हमारा होगा पहला फंक्शन और 1 जो होगा वो होगा दूसरा फंक्शन। बाई पार्ट्स का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। बाई पार्ट्स क्या कहता है? फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और इस पूरे का वोल इंटीग्रेशन। जी हां, इस पूरे का वोल इंटीग्रेशन। नाउ बेटा y की जगह y रहेगा, 1 का इंटीग्रेशन x होता है तो x इंटू साइन इनवर्स x, कोई परेशानी नहीं किसी बच्चे को। इंटीग्रेशन बेटा साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 का इंटीग्रेशन x होगा dx, इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। देखिए इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस कर चुके हो, बहुत प्रैक्टिस कर चुके हो इस टाइप का क्वेश्चन। अंडर रूट वाले को t मान लो, आपका ये आ जाएगा। चाहो तो साइड में सॉल्व करके टीचर को दिखा भी सकते हो आप अपने आंसर को कि हमने इसको t माना है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को बेटा हमने t लेट कर लिया। ठीक है, तो 1 का तो 0 हो जाएगा, माइनस टू एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन में dx, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो dx इक्वल टू डी टी अपॉन में माइनस 2x, x से x आपका कैंसिल, x से x आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा? देखिए क्या बचेगा, एक तो -2 बचेगा, माइनस का 1 अपॉन में 2, माइनस का 1 अपॉन में 2 बचा, x से x आपका कैंसिल हो गया, 1 अपॉन अंडर रूट टी बचा। 1 अपॉन अंडर रूट टी का मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, कभी याद कीजिए कि 1 अपॉन अंडर रूट टी का इंटीग्रेशन होता है 2 अंडर रूट टी। याद करो, मैंने कई बार आपको बताया ये बात कि 1 अपॉन अंडर रूट टी का इंटीग्रेशन होता है बेटा 2 अंडर रूट टी। ये मैंने शॉर्टकट आपको इंटीग्रेशन में सिखाया था, बहुत बार सिखाया, बहुत बार प्रैक्टिस भी कराई थी, और याद कर लो 1 अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन 2 अंडर रूट टी होता है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस अंडर रूट टी, टी किसको माना था? तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c1। ये आप साइड में सॉल्व करके, एक तरह से वर्किंग नोट नहीं होता न्यूमेरिकल वगैरह करने के लिए, तो साइड में सॉल्व करके दे सकते हो भाई। ये साइड में सॉल्व करना कि भाई इसका इंटीग्रेशन हमने साइड में सॉल्व कर लिया। तो देखिए ये माइनस और ये माइनस आपका प्लस हो गया, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोई कांस्टेंट तो है आ नहीं रहा यहाँ, कोई कांस्टेंट वैल्यू तो है नहीं, देखिए सब कुछ वेरिएबल में है, तो सिंपल प्लस सी आएगा। तो बच्चों ये जो आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन में 9 का आंसर दिखाई दे रहा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ओवरऑल आप क्या कर रहे हो, आप पता है सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हो इंटीग्रेशन की, और ये चैप्टर बहुत बढ़िया है, इससे आपका क्या पूरा इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस हो जाएगी। डेरिवेटिव भी कर पा रहे हो, इंटीग्रेशन भी कर रहे हो, तो अल्टीमेटली जो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का आपका पूरा रिवीजन कर देता है ये चैप्टर। ठीक है बच्चों, एक बार दोबारा समझिए, आपने dx से इसकी मल्टीप्लाई कर दी तो dy और x सेपरेट हो गया, ये y आ गया। इसमें बाई पार्ट्स का कॉन्सेप्ट, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इस पूरे का वोल इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन x, ये एज इट इज रहेगा। साइन इनवर्स का ये आ चुका है, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, इसको t मान, इसको सॉल्व किया, इसको हमने साइड में सॉल्व किया, इसको हमने साइड में सॉल्व किया, इसको सॉल्व करने पर ये आया। तो ये जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। ठीक है बच्चों, जल्दी नोट करो। क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बेटा, नोट कर लिया सबने, आगे बढ़ जाए बेटा। चलिए देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कहता है, ex उसके बाद 10y dx प्लस 1 माइनस e की पावर x sec स्क्वायर y और dy। अब बड़ा खतरनाक सा, देखने में कितना खतरनाक सा लग रहा है, ओ भाई साहब कितना खतरनाक क्वेश्चन है ना। आप अगर इनको सेपरेट कर लोगे ना तो आधी जो खतरनाक आप बोल लो वो 50% आपने वहीं खत्म कर दिया। ठीक है, पहले सेपरेशन कीजिए, बाद में सोचेंगे कि खतरनाक है या नहीं है। तो x वाला कौन कौन है, एक ये x के फॉर्म में है, एक ये x के फॉर्म में है, और एक ये x के फॉर्म में। ठीक है, और y वाला देखें तो ये y के फॉर्म में। ठीक है, तो पहले y वाला लिख लेते हैं बेटा, इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। 1 माइनस e की पावर x sec स्क्वायर y और dy इक्वल टू, ये जो प्लस है ये माइनस में आ जाएगा, माइनस e की पावर x और आपका 10y और dx। नाउ x और y को सेपरेट कीजिए। y वाला देखिए, y वाला, ये दोनों y वाले हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं, इनका वेरिएबल y के फॉर्म में है, तो इसे एज इट इज लिख दूंगा बेटा, sec स्क्वायर y और dy। और y के फॉर्म में कौन है, तो ये y के फॉर्म में है, तो 10 आपका अपॉन में आ जाएगा, अपॉन में 10y, y सेपरेट हो गया। माइनस का आपका ex बचा, माइनस का आपका ex बचा, ये चीज आपके अपॉन में आ जाएगा, 1 माइनस e की पावर x और dx आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है बेटा, कोई परेशानी नहीं किसी बच्चे को, समझ में आ गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को, आगे पढ़ लें। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करते हैं बेटा,
इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दूं बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि y और x आपका सेपरेट हो चुका है, y अलग हो चुका है, x अलग हो चुका है, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं हम। अब इसका डेरिवेटिव आपको दिख रहा है कि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो इसका मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, डायरेक्ट लिख दो लॉग मॉडुलस tan y, आपके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। ऐसे ही इसका डेरिवेटिव बेटा ऊपर मौजूद है, क्यों? 1 का डेरिवेटिव 0 और माइनस e की पावर x का डेरिवेटिव माइनस e की पावर x ही तो आएगा। इसका डेरिवेटिव ऊपर एज इट इज मौजूद है भाई, इसका डेरिवेटिव करोगे यही आएगा, तो इसका भी लॉग के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये भी आप क्या लिखोगे, लॉग मॉडुलस 1 माइनस e की पावर x और प्लस लॉग c। अब आपको बताने की जरूरत तो नहीं है लॉग c क्यों आया, पता होगा आपको रीजन। नाउ लॉग की जगह आपका लॉग रहेगा, tan y की जगह आपका tan y रहेगा, इक्वल टू ये log a और log b क्या है बच्चों, log a और log b, ये आपके लिए log a है और ये आपके लिए log b है, तो log a प्लस log b, log a भी होता है, log a भी होता है बेटा, log a b, तो इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो या तो मल्टीप्लाई कर लो c माइनस, या c को ऐसे लिख दो, कैसे भी मतलब किसी भी प्रकार से लिख सकते हो, c को बाहर लिख देता हूं, c को ऐसे लिख देता हूं ना, c और ब्रैकेट में 1 माइनस ई एक्स, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, नाराज तो नहीं है, नाराजगी तो नहीं है सर जी ने ऐसा क्यों लिख दिया भैया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी, जैसे मर्जी लिख दो, आप चाहो तो ऐसे लिख दो, चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लॉग से लॉग कैंसिल, लॉग एंड लॉग कैंसिल, फिर से कैंसिल ही, कंपैरिजन में कैंसिल, ठीक है, तो काटेंगे नहीं, काट के नहीं दिखाएंगे, कंपेयर कर लेते हैं, लॉग से लॉग खत्म। तो क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा बेटा tan y और इक्वल टू c और 1 माइनस ई एक्स। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का रिक्वायर्ड आंसर होगा। जल्दी से एक बार दोबारा समझना चाहो तो दोबारा समझ लो, ये क्वेश्चन था, खतरनाक सा दिख रहा था, इसमें मैंने कुछ नहीं करा, ये जो पहला पार्ट था इसको मैंने उठा के माइनस में उठा दिया यहाँ पे, ठीक है, y वाला आपके पास ये है और y वाला आपके पास ये है, तो ये तो एज इट इज लिख दिया, ये 10 जो था वो आपका अपॉन में आ गया, तो y वाला एक तरफ माइनस e की पावर x एज इट इज, और ये जो x वाला फॉर्म था ये इसके अपॉन में पहुंच गया। नाउ y वाला सेपरेट, x वाला सेपरेट, इसका डेरिवेटिव ये होता है तो लॉग के फॉर्म में, इसका डेरिवेटिव ये होता है तो लॉग के फॉर्म में, तो c भी लॉग के फॉर्म में, log tan y एज इट इज रहेगा, log ये भी log a प्लस log b, तो log a भी होता है, log से log कैंसिल, तो tan y, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, ठीक है बेटा, जल्दी से नोट करो क्योंकि इसके बाद थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन आने शुरू हो जाएंगे। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10 के बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा। फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको बहुत सारे डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ गिवन है, एक्सरसाइज 11 to 14, फाइंड अ पर्टिकुलर सोल्यूशन, आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। अच्छा मैंने आपको पर्टिकुलर कंडीशन के बच्चों आपको रीजन बताया था, पर्टिकुलर सोल्यूशन होता क्या है। पर्टिकुलर सोल्यूशन में कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता होती है और जनरल सोल्यूशन में कांस्टेंट वैल्यू नहीं पता होती, बस इतना ही डिफरेंस है। इट मींस अगर हमें c की वैल्यू आ जाए, अगर c की कांस्टेंट की वैल्यू हमें मिल जाए तो पर्टिकुलर सोल्यूशन बन जाता है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना होता, पहले पूरा सॉल्व करते हैं, x और y की वैल्यू गिवन होती है क्वेश्चन में, आप देख सकते हो x और y की वैल्यू गिवन होती है ऐसे, तो ये x और y की जैसी आप वैल्यू पुट करोगे ना, x और y की जगह ये वैल्यू पुट करोगे, आपका कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगा, तो वो कांस्टेंट की वैल्यू जैसी आप इक्वेशन में पुट करोगे वापस, तो पर्टिकुलर सोल्यूशन होता है। मैं आपको प्रोसीजर समझा दूंगा। नाउ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का तरीका वही रहेगा, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन का तरीका थोड़ी चेंज होगा, वो ऐसे ही सॉल्व होगा। तो आपके सामने क्वेश्चन है, जल्दी से आप अपनी कॉपी में क्वेश्चन लिख लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात हो रही है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में आपके पास दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है, मेनली क्वेश्चन यही है आपके पास। नाउ एक्स वाला कौन कौन है, तो एक्स वाला कंप्लीट एक्स वाला है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, तो मेरे हिसाब से आप इसको तो एज इट इज छोड़ दो, ये वाला तो एज इट इज रहने दो, 2x स्क्वायर प्लस एक्स आप एज इट इज रहने दो, ये जो ब्रैकेट है ना पूरा ये इसके अपॉन में आ जाएगा, तो ये आपके अपॉन में आ जाएगा बेटा एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस 1, ये पूरी चीज आपकी अपॉन में आ जाएगी, ये मल्टीप्लाई करोगे तो dx यहाँ जाएगा और dy आपका ये चीज बचेगा, ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया। तो dy अलग हो गया, dx अलग हो गया, उसके बाद आप इंटीग्रेट कर सकते हो, तो वही कहानी फिर से दोहराओगे आप, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों को इंटीग्रेट कर दोगे, dy का इंटीग्रेशन आपका y बन जाएगा। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसको मैं i मान लेता हूँ कि मुझे इसको सॉल्व करना है, मेनली हमें सॉल्व तो इसी को करना है ना, ये तो सॉल्व हो गया, y आ गया, इसको हमें सॉल्व करना है और ये सॉल्व होगा पार्शियल फ्रैक्शन से, क्यों, क्योंकि नीचे वाले के फैक्टर हो सकते हैं, नीचे वाले के फैक्टर हो सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक स्टेप और कर देता हूँ, इसके आप फैक्टर कर सकते हो बेटा, फैक्टर करके दो ब्रैकेट बन जाएगा, ये 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन में, आप ध्यान से देखो, अगर इन दो ब्रैकेट को अलग कर दिया जाए और इनको अलग कर दिया जाए ना, तो इसके फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, इन दोनों में से आपका कॉमन आ जाएगा एक्स स्क्वायर और ये बचेगा एक्स प्लस वन, ऐसे आप इन दोनों में से कॉमन लोगे तो प्लस 1 कॉमन आ जाएगा x प्लस 1, तो एक ब्रैकेट के अंदर वाला एक ब्रैकेट के बाहर वाला, तो एक x प्लस 1 बनेगा और एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा, इसका पार्शियल फ्रैक्शन पॉसिबल है, तो अल्टीमेटली हम इसको i मान लेंगे, इसको हमें i को
इसको इंटीग्रेट करना है, यही हमारा आंसर होगा। कहने का मतलब ये है, इसको तो कुछ करना नहीं, हमें इसको इंटीग्रेट करना है बस, ठीक है। तो चलिए इसको इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन हम सबको आती है, आप चाहो तो वीडियो को बंद करके खुद भी कर सकते हो, वीडियो को बंद करके खुद भी कर सकते हो। इंटीग्रेशन पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल करेंगे बस। तो 2x² प्लस एक्स अपॉन में x प्लस 1 और x² प्लस 1, पार्शियल फ्रैक्शन में हम a अपॉन में x प्लस 1 अलग करते थे। अब ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के लिए आता था bx प्लस c अपॉन में x² प्लस 1। देखिए मैं आपको पहले बोल चुका हूँ, बिना इंटीग्रेशन के नॉलेज या बिना डेरिवेटिव के नॉलेज के आप डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कर सकते। पूरा इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का ही कमाल है। इंटीग्रेशन कर देंगे, आंसर आ जाएगा सिंपल सा। नाउ एलसीएम लोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा 2x² प्लस x। पार्शियल फ्रैक्शन आपको पता है, a की मल्टीप्लाई होगी x² प्लस 1 से, और ऐसे ही bx प्लस c की मल्टीप्लाई होगी x प्लस 1 से। हमें जीरो बनाना होता है, तो इसको जीरो बनाने के लिए आपको इसको जीरो बनाने के लिए -1 पुट करना पड़ेगा। तो पुट x इक्वल टू -1, इसको जीरो बनाने के लिए -1 पुट करना पड़ेगा। इसको जीरो बनाने के लिए आप x इक्वल टू 0 पुट करोगे। इसको जीरो बनाने के लिए आप कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो, क्योंकि इसके साथ तो x है नहीं, तो x इक्वल टू में 1 कुछ भी वैल्यू रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। नाउ -1 पुट करता हूं बेटा, -1 पुट करूंगा, -1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 1 जा 2, 2 में से 1 गया, 1 बचेगा। -1 पुट करूंगा, ये पूरा 0 बन जाएगा, -1 प्लस 1 0, ये पूरा 0। -1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 में 1 ऐड करोगे 2 बन जाएगा, तो 2 और 2 आपका डिवाइड में, तो 1/2 ही आपकी a की वैल्यू आ गई। दिस इज द वैल्यू फॉर a। नाउ 0 पुट करो तो ये भी 0, ये भी 0, ये तो 0 हो गया, इक्वल टू a की वैल्यू आपके पास है 1/2, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, प्लस ये आपका 0 बन जाएगा, क्या बचेगा, c बचेगा, ये आपका 0 बन गया, 1 पे कोई इंपैक्ट पड़ेगा नहीं, प्लस का आ जाएगा -1/2, ये आपकी c की वैल्यू आ गई। अब आपने 1 पुट किया है, 1 का स्क्वायर 1, तो 2 1 जा 2 और 1 3, ये 3 हो गया। a की जगह आपका 1/2 आ जाएगा, a की जगह 1/2, 1 और 1 ऐड करोगे तो अगेन 2, प्लस b की 1 से मल्टीप्लाई करोगे b रहेगा, प्लस c की वैल्यू क्या है, -1/2, -1/2, और 1 में 1 ऐड करोगे तो अगेन 2 आ जाएगा। समझ में गया बेटा, सबकी वैल्यू जहां जहां x था हमने 1 पुट कर दिया। चलिए 3 की जगह 3 रहेगा बेटा, 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, 1 बचेगा, प्लस में b, आप एलसीएम ले लोगे ब्रैकेट में, आप एलसीएम ले सकते हो, यहाँ पर एलसीएम ले लो बेटा, एलसीएम ले लो बच्चों, एलसीएम लो जल्दी से। एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 की b से करोगे 2b -1, और ब्रैकेट के बाहर 2, 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, प्लस का 1 माइनस हो जाएगा, तो 3 में से 1 माइनस करोगे 2 बचेगा, 2b -1, माइनस का आपका प्लस हो गया, तो 3 अगेन 2b, 2 से आप डिवाइड कर दोगे तो 3/2, ये आपके पास b आ गया। लो जी, आपके पास b की वैल्यू है। तो अब आपके पास तीनों वैल्यू है, a b c, पार्शियल फ्रैक्शन आपको आता है, आपको a b c की वैल्यू वापस यहाँ पर पुट करनी है। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड हमें किसका इंटीग्रेट करना है, हमें इंटीग्रेट करना बेटा 2x² प्लस x अपॉन में x³ प्लस x² प्लस x और प्लस 1 का इंटीग्रेट करना है। हमने इसको 3 हिस्सों में तोड़ा था। पहला पार्ट a टूटा था, a की वैल्यू हमारे पास 1/2 था, इंटीग्रेशन 1 में x प्लस 1 आया था। दूसरा आपका क्या था, bx था, b की वैल्यू क्या थी बेटा, b की वैल्यू आपकी 3/2 आया था, तो 3/2 अलग लिख लो, और x अपॉन में x² प्लस 1 अलग लिख लो। क्या मेरे पास समझ में आ गया बेटा, इसे बोलेंगे bx, और c अलग है बेटा, c की वैल्यू क्या आई थी बेटा, तो c की वैल्यू -1/2 आई थी, तो -1/2, 1 अपॉन में x² प्लस 1, 3 पार्ट में तोड़ दिया। ये a के लिए वैल्यू है, ये b के लिए वैल्यू है, और ये c की वैल्यू है, और तीनों को हम इंटीग्रेट कर देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 1/2 की जगह 1/2, x की पावर 1 है तो ये log में ब्रेक हो जाएगा, log मॉडुलस x प्लस 1 बन जाएगा, प्लस 3/2। अब यहां पर देखिए, इसको हम t मान के सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसका डेरिवेटिव आपको ऊपर मौजूद है, इसका डेरिवेटिव आपके लिए ऊपर है, तो याद कीजिए इसको t लेट करेंगे। याद है ना, स्टेप का इंटीग्रेशन आपको आता होगा, इसको t लेट करेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा, 1/2 log मॉडुलस x² प्लस 1 आएगा। आप इसको सॉल्व करके देखना, ये इसका आंसर आ जाएगा। रफ में सॉल्व करके देखना, इसको आप इंटीग्रेट करोगे ये आएगा। मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं आपको। वैसे आपको इंटीग्रेट किसका करना है, x में x² प्लस 1 का इंटीग्रेट करना है, तो लेट x² प्लस 1 को आप t में मान लोगे, x² का डेरिवेटिव 2x, 1 का डेरिवेटिव 0, dt अपॉन में dx, ये आ जाएगा dx इक्वल टू dt अपॉन में 2x, तो x से x आपका कैंसिल, x और x कैंसिल, 1/2 बचेगा, और 1 में t, इसको आपने t माना है, और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो log मॉडुलस t। तो यही मैं आपको सिखा रहा था, वैसे आप चाहो तो साइड में करके दे सकते हो दिखाने के लिए
कि भाई ये आएगा 1/2 लॉग मॉडुलस ये आ जाएगा। -1/2 बेटा ये फॉर्मूला होता है, ये कंप्लीट एक फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है? ये tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है प्लस का c, क्योंकि इंटीग्रेट हो चुका है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को। यहां तक हमने इंटीग्रेट कर दिया, ये वैल्यू आ गई। अब इसको और अच्छे से सॉल्व करना है तो हम और अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पहले हम c की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। अगर हम c की वैल्यू निकालना चाहते हो पहले c की वैल्यू निकालो, वरना इसको और अच्छे से एडजस्ट कर सकते हो। कैसे? मैं वो तरीका भी आपको सिखा देता हूं। देखिए यहां पे देखो 1/2 log x + 1। अगर आप एनसीईआरटी से आंसर मैच करना चाहते हो, वैसे तो आंसर आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 2 जा 4, लेकिन क्योंकि आपको आदत पड़ी है कि आपका एनसीईआरटी से एज इट इज आंसर मैच होना चाहिए, तो थोड़ा आपको ये टेक्निक सीखना पड़ेगा कि एनसीईआरटी से आंसर कैसे मैच होगा। देखिए लॉग यहाँ भी है, लॉग यहाँ भी है, कोई परेशानी नहीं है। लॉग इसके पास भी है, लॉग इसके पास भी है। यहाँ 1/2 है और यहाँ 3/4 है। दिक्कत ये है यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से यहाँ डिवाइड करेंगे, ताकि ये दोनों सेम हो जाए, कॉमन ले सकूँ। तो मैंने यही करा। मैंने क्या करा बेटा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है बेटा। 1/4, ठीक है। ये जो 2 है लॉग के आगे 2 ये पावर बन जाती है, तो इसे लिखेंगे log x + 1 का होल स्क्वायर। 1/4 और जो 3 है ना, 3 बेटा पावर बन जाती है, तो 3 पावर बन जाएगा log x² + 1 का क्यूब। क्या मेरी बात समझ में आ गई बेटा? ये 2 से मल्टीप्लाई कर, 2 से डिवाइड करा, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 2 2 जा 4, ये तो 4 बन गया। ये जो लॉग के आगे 2 लगाना बेटा, ये स्क्वायर बन गया। 1/4 अलग कर दिया, 3 जो है ये पावर बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। बाकी जैसा है वैसा लिख दीजिए, 1/2 tan इनवर्स x + c। ये ऐसा इसलिए करता है ताकि हम आंसर मैच कर दें, बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप डेक भी कर सकते हो। 1/4 दोनों में कॉमन है, तो 1/4 कॉमन ले लोगे, ये कहलाएगा log a और प्लस log b। हम जानते हैं कि log a प्लस log b दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी बेटा, तो log किस मल्टीप्लाई होगी? x + 1 का होल स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी बेटा x² + 1 के क्यूब के। ठीक है बेटा, दोनों की मल्टीप्लाई हो गई। -1/2 tan इनवर्स x और प्लस का c, और इस साइड आपका क्या चल रहा था? ये क्वेश्चन चल रहा था, ये इंटीग्रेशन चल रहा था, जो इक्वल था y के। याद कीजिए किसके इक्वल था? y के। तो इसकी जगह हम y लिख सकते हैं। अल्टीमेटली हमारे पास ये सिचुएशन आ चुकी है। ये है हमारा इंटीग्रेशन, ओवरऑल इंटीग्रेशन जो है वो हमारा ये है, ये हमारा ओवरऑल इंटीग्रेशन है। नाउ अब क्वेश्चन में हम देखते हैं कि x और y की वैल्यू क्या है। तो y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 0 है। x की जगह आपको 0 पुट करना है, y की जगह आपको 1 पुट करना है। तो मैं एक एक चीज आपको समझाता हूं, बड़े ध्यान से समझना, आपको मजा आएगा। देखिए y की जगह 1 आ गया, ठीक है बेटा, x की जगह 0। बच्चों अगर आप x की जगह 0 पुट करोगे ना, ध्यान सुनना बेटा एक चीज, मजा आएगा आपको। अगर आप x की जगह 0 पुट करोगे तो 1 बचेगा, x की जगह 0 पुट करोगे 1 आएगा। 1 की 1 से मल्टीप्लाई करो 1, log 1 की वैल्यू 0 होती है, कंप्लीट 0 हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ गई बेटा? 0 कैसे हुआ? दोबारा समझा दूं एक बार। log 1 0 होता है जी हाँ, मैंने आपको बताया बेटा चैप्टर 5 में। दोबारा समझ लो, x की वैल्यू आपने 0 पुट करिए, अगर x की जगह 0 तो ये भी 0, ये भी 0, 1 की 1 से करोगे तो 1 आएगा, 1 की 1 के प्रोडक्ट से 1, log 1 की वैल्यू 0 होती है, कंप्लीट 0 हो गया। -1/2 tan इनवर्स 0 बेटा, tan इनवर्स 0 भी 0 होता है, तो 0 + c, तो ये दोनों तो 0 हो गए, तो क्या बचा? 1 = c। c की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। c की वैल्यू बेटा 1 आ गई, c की वैल्यू 1 है। अब हम c की जगह, इस c की जगह 1 पुट कर लेंगे, पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा। तो आंसर क्या निकलेगा? y = 1/4 log मॉडुलस x + 1 का होल स्क्वायर, x² + 1 का होल क्यूब, मॉडुलस -1/2 tan इनवर्स x और c की जगह 1। तो ये आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन कहलाएगा। ये आपने पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड कर लिया, ठीक है बेटा। ये पर्टिकुलर सोल्यूशन आपका कहलाएगा, क्योंकि इसमें c की वैल्यू आपने, अच्छा सॉरी, c की वैल्यू नहीं पुट करी, पुट कर तो c की जगह 1, c की जगह बेटा 1 आ गया, तब ये पर्टिकुलर सोल्यूशन ले। अच्छा जब तक इसमें कांस्टेंट हम c लिख रहे हैं ना, जब तक कांस्टेंट लिख रहे हैं तो ये एक जनरल सोल्यूशन है। अब कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दो, ये पर्टिकुलर सोल्यूशन हो गया, ठीक है बेटा। जल्दी से नोट डाउन करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। ये आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है आपको, इसमें y की जगह 0, x की वैल्यू 2 पुट करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आता हूं बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, x² + -1 dy dx = 1, ठीक है बेटा। तो सीधी सी बात है, x वाला कौन कौन है? ये तो सारे ही x वाले हैं, y वाला तो अकेला है। तो एक काम करिए, dy को अकेला यहाँ छोड़ दीजिए, dx आपका ऊपर जाएगा, dx आपका dx की 1 से करोगे तो dx, और ये सारी वैल्यू आपकी अपॉन में आ जाएगी x। यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा a² - b² का, तो एक बार माइनस में
और एक बार प्लस में, सॉरी बेटा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, क्योंकि dx और dy अलग हो चुका है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, dy का इंटीग्रेशन y आ जाएगा, और ये पार्शियल फ्रैक्शन भाई साहब फिर से आ गया पार्शियल फ्रैक्शन, इसको i मान लो। अल्टीमेटली हमें इसको सॉल्व करना होता है भाई, इसको सॉल्व कर लो आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमें इसको इंटीग्रेट करना और ये पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेट होगा। तो चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं। 1 अपॉन में x माइनस 1 और x प्लस 1 का इंटीग्रेशन करना है। तो तीन पार्टों में टूटोगे, 1 अपॉन में x अलग हो जाएगा, b अपॉन में x माइनस 1 अलग हो जाएगा, और c अपॉन में x प्लस 1 अलग हो जाएगा। तीनों का आप एलसीएम लोगे, तीनों का एलसीएम लोगे तो एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा। एलसीएम हर बार लेने की जरूरत नहीं है, बताया था मैं आपको पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट। एलसीएम से एलसीएम कॉन्सेप्ट कैंसिल हो जाता है, यहाँ 1 बचेगा, ए की मल्टीप्लाई इन दोनों से होगी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक x माइनस 1 में आएगा और एक x प्लस 1 में आएगा, प्लस बी की एक क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ, एक क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ, तो एक x आ जाएगा और एक x प्लस 1 आ जाएगा, प्लस सी का क्रॉस मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ होगा, तो एक आपका c के साथ x आ जाएगा और एक आपके c के साथ x माइनस 1 आ जाएगा। अब मैंने जीरो बनाने का एक मेथड बताया था, इसको जीरो बनाने के लिए x की जगह 0 पुट कर दो, यहाँ x की जगह 1 पुट कर दो, और यह x की जगह माइनस 1 पुट कर दो। तो एक x की जगह 0 पुट कर देंगे, एक x की जगह 1 पुट कर देंगे, एक x की जगह माइनस 1 पुट कर देंगे। चलिए पुट कर दे बेटा, 0 पुट करोगे 1 आएगा, a की जगह a होगा, ये 0 हो गया तो माइनस 1, ये 0 हो गया तो प्लस 1, ठीक है। भाई फिलहाल x की जगह 0 पुट करोगे, ये तो पूरा 0 बन जाएगा, ये भी पूरा 0 बन जाएगा। देखो ना x है, x की जगह 0 तो पूरा 0, x की जगह 0 तो पूरा 0, ये दोनों तो 0 ही बन जाएगा, खत्म हो गया। तो माइनस 1 की 1 से करोगे माइनस ए, तो माइनस 1 इक्वल टू ए, ये आपका पहला आंसर, ए की वैल्यू आ गई। 1 पुट करो बेटा, 1 पुट करोगे तो ये 0, देखो पूरा 0, 1 पुट करोगे तो ये भी 0, केवल ये सॉल्व होगा। b x की जगह 1 और 1 और 1 2 आपका डिवाइड में आ जाएगा, 1 अपॉन में 2, ये b की वैल्यू आ गई। b की वैल्यू बेटा 1 अपॉन में 2 आ गई, ठीक है बेटा। अब लास्ट हम c की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो c की वैल्यू क्या है, माइनस 1 रखना है, 1 तो एज इट इज रहेगा, माइनस 1 पुट करोगे ये 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, केवल ये सॉल्व करेंगे। c माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 अपॉन में 2, ये आपकी c की वैल्यू आ गई, ठीक है बच्चों। a b c तीनों आ चुका है, इंटीग्रेटिंग वापस जाएंगे, a b c पुट करेंगे, a b c तीनों लॉग के फॉर्म में आएगा, तो कॉन्स्टेंट भी लॉग के फॉर्म में आएगा, ये बात मैंने आपको बताया भी था। a b c देखो तीनों लॉग के फॉर्म में आने वाला है, ध्यान से देखना, यही चीज बच्चा यहीं फंस जाता है, इन्हीं चीजों में गलती करता है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो 1 अपॉन में x माइनस 1 और x प्लस 1, यही था ना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था dx a क्या आया, तो माइनस 1 और 1 अपॉन में x था, फिर प्लस का b क्या था, तो 1 अपॉन में 2 dx अपॉन में था आपका x माइनस 1 और फिर था c क्या था, 1 अपॉन में 2 और इंटीग्रेशन dx अपॉन में x प्लस 1। ये तीन पार्ट हो गए बेटा, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट। ये तो y आ गया, ये तो वापस y आ गया, देखो इसका इंटीग्रेशन देखो ना किसके इक्वल था, ये y के इक्वल था ना, ये चीज किसके इक्वल था, dy का, इसका आंसर y आया था ना, तो ये तो y के इक्वल है, इसकी जगह y लिख देंगे, इसकी जगह तो y आ गया, वापस इसकी जगह y आ गया, ये y के इक्वल था, ये चीज y के इक्वल था, तो इसकी जगह तो y पुट कर लेंगे। माइनस, तो माइनस लॉग मॉडुलस x, ये हो गया पहला, प्लस 1 अपॉन में 2 लॉग मॉडुलस x माइनस 1, प्लस 1 अपॉन में 2 लॉग मॉडुलस x प्लस 1 और प्लस लॉग c या लॉग k भी लिख सकते हो आप, कांस्टेंट कोई भी फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा लॉग के फॉर्म में क्यों लिखा, क्योंकि x के सारे टर्म लॉग के फॉर्म में है, तो ये कांस्टेंट भी लॉग के फॉर्म में होगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है बेटा। अब इनको एडजस्ट करना है, कैसे एडजस्ट करोगे, तो प्लस वाले एक साथ ले लो, ये सारे एक साथ आएंगे, प्लस वाले एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ये आपका अलग हो जाएगा क्योंकि माइनस में है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। अगर मैं इसके साथ भी 1/2 ले लूँ तो 1/2 ये तो सब में 1/2 आ जाएगा, और 1/2 ये तो कांस्टेंट है, तो यहाँ मैं 1/2 भी ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो मैं क्या करता हूँ बेटा, 1/2 से डिवाइड कर देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, समझ में आ गया बेटा। 2 से डिवाइड कर दिया, 1/2 यहाँ लिख दिया, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो जब इसको एडजस्ट करूंगा तो 1/2 तो सब में से कॉमन आ गया, 1/2 में सब में से कॉमन आ गया, क्या बचेगा, माइनस लॉग मॉडुलस x स्क्वायर प्लस लॉग x माइनस 1 प्लस लॉग x प्लस 1, और मान लीजिए मैंने यहाँ से 1/2 यहाँ भी लगा दिया, 1/2 से डिवाइड, 1/2 से मल्टीप्लाई, तो प्लस लॉग c स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, कुछ भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है इनके साथ, ठीक है बेटा।
ऐसा इसलिए करते हैं बेटा क्योंकि आप लोगों को ना हैबिट है कि भाई एनसीईआरटी का आंसर आना चाहिए, रीजन और कुछ भी नहीं है, रीजन एक्चुअल में कुछ भी नहीं है, वो एनसीईआरटी का आंसर मैच करने के लिए हमें ऐसा गेम खेलना पड़ता है ये सब चीज़ें। y इक्वल टू, लेकिन आजकल देखा गया है कि अगर नहीं भी करते तो भी दिक्कत है कि मार्क्स कट जाते हैं, क्योंकि आंसर शीट में वैसे ही आता है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आता है, ये भी तो दिक्कत है ना। चलो मान लो कोई बच्चा नहीं भी करता तो मार्क्स कटने के पूरे चांस है, क्योंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही आंसर शीट बनती है, तो मजबूरन हमें फॉलो करना पड़ता है। लॉग के फॉर्म में आएगा, सब कुछ लॉग के फॉर्म में आएगा, इनको एडजस्ट करना पड़ेगा आपको मल्टीप्लाई डिवाइड से। तो ये दोनों तो प्लस के हैं, ये तीनों प्लस के हैं, तो ये एक साथ एडजस्ट हो जाएंगे। देखो ये तीनों प्लस के हैं तो ये तीन तो एक साथ एडजस्ट हो जाएंगे, ये माइनस में तो डिवाइड में पहुंच जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, लॉग, इनको एक साथ लिखो, x माइनस 1 एक तो ये वाला, x प्लस 1 एक ये वाला, और c स्क्वायर ये एक साथ, और ये माइनस में है तो डिवाइड में आ जाएगा x स्क्वायर। आई होप मेरी बात सबको समझ में आ गई होगी बेटा, क्लियर है। नाउ अब x और y की वैल्यू, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब मैं x और y की वैल्यू उठाता हूं, x की वैल्यू क्या थी 2 और y की वैल्यू 0। x की वैल्यू आपके पास 2 है, y की वैल्यू आपके पास 0 है, तो ये वैल्यू हम पुट करके देखेंगे हमारा आंसर आता ही नहीं आता। चलिए वैल्यू पुट करते हैं बेटा, y की जगह 0, y 0, 1/2 लॉग मॉडुलस, बहुत आराम से 2 में से 1 माइनस करोगे 1 आएगा, 2 में 1 ऐड करोगे 3 आएगा, c स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर होता है 4, कोई परेशानी नहीं। मैं 1/2, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 1/2 खत्म, 2 से मल्टीप्लाई 0 खत्म हो गया, लॉग मॉडुलस, ये क्या बचेगा बेटा, ये आपका बचेगा 3c स्क्वायर, 3c स्क्वायर अपॉन में 4, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा याद कीजिए जीरो का, अब यहाँ पे अगर नॉलेज नहीं होगी तो आप फंस जाओगे, है ना। देखिए जीरो, अब जीरो आ गया, अब क्या करें, तो सोचिए जीरो कब होता है लॉग में, जीरो होता है बेटा लॉग 1 पे। जीरो कब होता है, लॉग 1 पे, लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है, बताया था आपको। तो यही हम इस्तेमाल करेंगे, जीरो की जगह लॉग 1 इस्तेमाल करेंगे, जीरो की जगह बेटा log 1 इस्तेमाल करेंगे, तो log से log कैंसिल 1 बचेगा। समझ में आ गया बेटा। अधिकतर बच्चों को यही समझ में आता है g1 भर के कहां से आया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, 4 आपका ऊपर आ जाएगा, 3 आपका नीचे आ जाएगा, ये आ गया c स्क्वायर, स्क्वायर से बन जाएगा अंडर रूट, या c स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, c स्क्वायर यही आएगा, तो यहीं छोड़ देना, कोई परेशानी नहीं। c स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4/3, ठीक है। वापस आते हैं, क्योंकि c स्क्वायर है ना हमारे पास, वापस यहाँ पे वापस आ जाएंगे, इस यहाँ पे वापस आ जाएंगे, c स्क्वायर है ना, सी स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, ये सिंपलेस्ट फॉर्म था ना, ये था सिंपलेस्ट फॉर्म, ये सिंपलेस्ट फॉर्म था बेटा। तो वापस वैल्यू पुट करते हैं इसमें, तो y इक्वल टू 1/2, एक तो ये था, y इक्वल टू 1/2 लॉग मॉडुलस x माइनस 1 x प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस 1, और फिर क्या है लास्ट में c स्क्वायर, और c स्क्वायर क्या है बेटा, c स्क्वायर आपका 4/3, c स्क्वायर क्या है 4/3, 4/3, और इन सब के अपॉन में x स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाएगा। 3 चाहो तो नीचे लिख दो, 3/, में लिख दो, या 4 यहीं छोड़ दो, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, वैल्यू पुट के लिए बस हमने। तो ये आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाएगा, तो घबराना नहीं है, बल्कि आराम से करना है। अब इस क्वेश्चन में एक सबक तो आपको मिल गई होगी, जीरो की जगह log 1 लिख सकते हैं। जी हाँ, ये जो जीरो था ना, जीरो ये था, जीरो था ना, जीरो की जगह हम लिख सकते हैं log 1, तो log से log कैंसिल, 1 बचेगा, दोनों log कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, log कैंसिल हो गई, ये बचेगा, c स्क्वायर की वैल्यू आ गई, c स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट कर ली, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। कॉस, ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान और अच्छा भी है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, देखिए ऐसा क्वेश्चन बहुत मुश्किल होता है ऐसा क्वेश्चन करना। इस टाइप के क्वेश्चन ना जब भी आता है 6 मार्क्स के आते हैं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, क्योंकि कम मार्क्स में भी आ सकते हैं, ज्यादा मार्क्स में भी आ सकते हैं, तो अच्छा क्वेश्चन है, देख लो सारे बच्चे बेटा। cos dy/dx इक्वल टू a, क्वेश्चन नंबर 13 की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दिया बेटा cos dy/dx इक्वल टू a, ठीक है, और बाद में आपको a बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, y इक्वल टू a, y की जगह 1 रखना है, x की जगह 0 पुट करना, वही पर्टिकुलर सॉल्यूशन फिर से बात कर रहे हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन की। तो पहले तो dy/dx निकालो, cos को इधर ले जाओ, तो dy/dx इक्वल टू हो गया cos इनवर्स a, ठीक है ना, cos इधर आ गया, cos इनवर्स a, dy इक्वल टू cos इनवर्स a, और ये dx मल्टीप्लाई होकर dx पहुंच जाएगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, dy का इंटीग्रेशन y होता है। अब cos इनवर्स a, अब कंफ्यूज मत होना, cos इनवर्स a कांस्टेंट है, ये कोई वेरिएबल थोड़ी है जो इंटीग्रेट करूंगा मैं। कभी आपके दिमाग में चल रहा हो कि भाई इसका इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन नहीं होगा इसका, क्यों नहीं होगा सर, इसका इंटीग्रेशन क्यों नहीं होगा सर, ये कांस्टेंट है ना, cos इनवर्स a है, x थोड़ी है जो मैं इंटीग्रेट करूंगा, x थोड़ी है, ध्यान दो, x थोड़ी है जो मैं ज्यादा सोचूंगा, a है, a पे कौन ध्यान दे रहा है, x पे फोकस होता है हमारा। तो समझ गए होंगे बच्चे, बड़े हो रहे धीरे धीरे। तो cos इनवर्स a तो एज इट इज रहेगा, यहां बचेगा 1 का इंटीग्रेशन आपका x हो जाएगा, और प्लस का c,
अब यहाँ तो प्लस सी आएगा, लॉग तो आएगा नहीं, क्योंकि भाई सिंपल सा कितना छोटा सा आंसर देगा, यहाँ शुरू हो यहाँ पे आ भी गया, यहाँ शुरू होता है यहाँ खत्म हो गया। अच्छा ये क्वेश्चन का जनरल सोल्यूशन होता ना, फाइंड द जनरल सोल्यूशन, जी खत्म भाई साहब, खत्म, बाय बाय टाटा, खत्म हो गया। जनरल सोल्यूशन यही है इसका, पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है तो चलिए मजबूरी है, एक्स और वाई पुट करना पड़ेगा। एक्स क्या था 0, वाई क्या था 1, एक्स आपका 0, एक्स इक्वल टू 0 और वाई इक्वल टू 1, ये वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो वाई की जगह 1, कॉस इनवर्स ए, एक्स की जगह 0 प्लस सी, तो ये 0 हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई 0 से करोगे 0, 1 इक्वल टू सी, सी की वैल्यू आ गई। अब ये सी की वैल्यू वापस यहाँ पुट हो जाता है, जो मेन हमारा सोल्यूशन आता है यहाँ पुट हो जाता है। तो y इक्वल टू यहाँ लिख सकते हो नाउ y इक्वल टू कॉस इनवर्स a इंटू एक्स प्लस सी की वैल्यू 1। तो बच्चों ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो ये जो कहलाता है ये कहलाता है जनरल सोल्यूशन, और ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है पार्टिकुलर सोल्यूशन। इतना ही फर्क है, यहाँ सी का इस्तेमाल होता है और यहाँ कांस्टेंट की एग्जैक्ट वैल्यू होती है, इसलिए इसका पर्टिकुलर नाम दिया गया है। ठीक है, इतना ही फर्क है। तो छोटा सा क्वेश्चन था, इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करें बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से ऐसा ही क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन आपको दे रखा है, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0, अगेन सेम क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड है। dy अपॉन dx y tan x, dy अपॉन dx y tan x, क्वेश्चन में 14 की बात हो रही है। dy अपॉन में dx इक्वल टू y tan x, तो y वाला कौन कौन है आप देखो, y एक ये है और y एक ये है, और x वाला कौन है, तो x वाला एक ये है और एक ये है। तो पहले y वाले को सेपरेट कर लेता हूँ, dy ये y अपॉन में आ जाएगा और tan x ये dx आपका ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, क्योंकि x और y सेपरेट हो गया। 1 अपॉन y बेटा, 1 अपॉन y, 1 अपॉन y का इंटीग्रेशन होता है log मॉडुलस y, और 10 का इंटीग्रेशन log मॉडुलस sec x है ना, log मॉडुलस sec x था ना, तो चलिए रख लेते हैं। 10 का इंटीग्रेशन होता था log मॉडुलस sec x। अब एक दिक्कत देखिए, ये भी log है ये भी log है, तो अगला बेचारा भी log ही आएगा। अब ये चीज आपको प्रैक्टिस से समझ में आएगी, ये जितना प्रैक्टिस करेंगे ना, मतलब जितने क्वेश्चन करोगे वो उसके साथ ही आता है। कोई ऐसा नहीं इसको कोई रटवा सकता है आपको, या आप रट्टा मार लोगे, नहीं। जितने क्वेश्चन करोगे, आप 2 क्वेश्चन कर लोगे, कहोगे बाकी सारे क्वेश्चन मुझे आते हैं मैं कर लूंगा, वीडियो को पूरा नहीं देख रहे हो, दिक्कत आपके साथ आएगी, समस्या आएगी, क्योंकि हर क्वेश्चन अपने आप में स्पेशल है, हर क्वेश्चन का अपना एक लॉजिक है। अगर एनसीईआरटी बुक में कोई क्वेश्चन दिया होता है ना, तो उसका बहुत दूरगामी एक सोच होता है, बहुत रिसर्च करके दिए हुए क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन उठा के रख दिया होगा। लिमिटेड क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, लेकिन बड़े अच्छे क्वेश्चन होते हैं। हर क्वेश्चन के पीछे एक लॉजिक होता है, अगर क्वेश्चन करोगे आप, एक एक क्वेश्चन करोगे ना, तो वो लॉजिक आपको समझ में आएगी और मैथ आपकी स्ट्रांग होगी। बड़ा मार्क्स तो आ जाएंगे, मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन नॉलेज नहीं होगी, यही दोनों में फर्क होता है। एक एक क्वेश्चन करते जाइए, आप देखना हर क्वेश्चन में नई चीज सीखोगे आप। तो इस क्वेश्चन में देखिए, अब लॉग है तो लॉग सी आएगा। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, लॉग ए प्लस लॉग सी, लॉग बी, ये लॉग ए है और ये लॉग बी है, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। यहाँ क्या लिखोगे, लॉग मॉडुलस वाई, मल्टीप्लाई करो log a प्लस log b, log a प्लस log b क्या होगा, log a b c sec x, log से log कैंसिल, कंपेयर करोगे ना, log से log कैंसिल, तो y इक्वल टू c sec x बच गया। ठीक है, ये आपका हो गया जनरल सोल्यूशन, इसे हम बोल सकते हैं हमारा जनरल सोल्यूशन है, ये जनरल सोल्यूशन आ चुका है। अब क्योंकि मुझे पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है, तो x की 0 और y की वैल्यू 1 पुट करूंगा, तो x की वैल्यू 0 पुट कर लो और y की वैल्यू 1 पुट कर लो, ये आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा। साइड में लिख लो कि भाई मेरा ये साइड ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, ये वैल्यू पुट करना है मुझे, तो y की वैल्यू 1, c की जगह c और sec x की वैल्यू 0, 1 इक्वल टू सी, sec 0 की वैल्यू बेटा 1 होती है, तो 1 इक्वल टू सी, c की वैल्यू आपकी 1 आ गई, ये 1 यहाँ पे पुट कर दो, 1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो y इक्वल टू c की जगह 1, तो 1 लिख के फायदा नहीं, ये आएगा sec x, तो y इक्वल टू sec x जो होगा ये आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा। तो ये जनरल सोल्यूशन कहलाएगा और ये पर्टिकुलर सोल्यूशन कहलाएगा। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन में 2-3 स्टेप बढ़ जाते हैं, इतना ही फर्क है जनरल सोल्यूशन और पर्टिकुलर सोल्यूशन में। आई होप जो मेरा मकसद था कि आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन समझाऊं, वो समझा चुका हूं। अब क्वेश्चन देखो पेपर कुछ भी आ जाएगा, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि y और x सेपरेट करना है, इंटीग्रेट करना है, आंसर आ जाएगा जनरल सोल्यूशन। फिर x और y की वैल्यू पुट करेंगे तो वो हमारा c की वैल्यू देगा, तो वो हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन कहलाएगा। ठीक है बेटा, जनरल सोल्यूशन ये आपका जनरल सोल्यूशन कहलाएगा क्योंकि इसमें सी का इस्तेमाल है, ये आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन कहलाएगा क्योंकि इसमें सी का इस्तेमाल नहीं किया गया, आपने सी की एग्जैक्ट वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है बच्चों, दोनों फर्क समझ में आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 पे आता है बेटा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन 15 देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट। अब ये पासिंग थ्रू द पॉइंट है ना, देखो आप क्वेश्चन को घुमा दिया, आप कंफ्यूज जाओगे। जो नॉर्मल बच्चा होगा, एवरेज बच्चा होता है ना, वो इन क्वेश्चन में मारा जाता है। देखो 3 टाइप के स्टूडेंट होते हैं, पेपर भी इसके अकॉर्डिंग सेट होते हैं, एक होता है बिलो एवरेज, एक एवरेज और एक अबव एवरेज। तो जो एवरेज स्टूडेंट है ना, वो यहाँ मारा जाता है क्योंकि वो क्वेश्चनों को कहता है कि क्या है मैं समझ में नहीं आया। जो बिलो एवरेज है उसके तो पल्ले वैसे भी नहीं पड़ना ये चीज, एवरेज बच्चा भी यहाँ मार खा जाता है। एवरेज बच्चा इन क्वेश्चनों को कर लेगा, इन क्वेश्चनों को कर लेगा क्योंकि वो डैक क्वेश्चन है, इसमें मार जाता है।
और जो अबव एवरेज है उसके लिए सब नॉर्मल है। तो आप सीखोगे ना तो अबव एवरेज पे पहुंच जाओगे। क्वेश्चन क्या है देखिए, कह रहा है एक इक्वेशन फाइंड करो कर्व का। तो भाई अब तक से जो फाइंड कर रहा था ना भाई, तू वो इक्वेशन ही फाइंड कर रहा था, तो कुछ अलग नहीं पूछा तेरे से, इक्वेशन ही फाइंड करना है। और ये पासिंग पॉइंट क्या है, तो एक्स और वाई की वैल्यू गिवन है। भाई तुझे एक्स और वाई की वैल्यू गिवन है, कंफ्यूज मत हो, एक्स और वाई की वैल्यू गिवन है बेटा, मेरे लाल मेरे रसगुल्ले, ये एक्स और वाई की वैल्यू गिवन है। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई। सिंपल कॉन्सेप्ट, एक्स और वाई की वैल्यू पुट करेंगे। वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसका डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया हुआ है, तो अब तक जो कर रहे थे तो उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन तो दिया था, कुछ अलग थोड़ी दिया था भाई, ये डिफरेंशियल इक्वेशन ही चल रहा था अब तक। यही चीज हमें ऐसे दिया था, इस चीज को क्या करा उन्होंने, स्टेटमेंट में दे दिया। जानबूझ के ऐसा करते हैं भाई साहब, कंफ्यूज करने के लिए बच्चे को। बच्चे का फ्यूज कैसे उड़ाएंगे, ऐसा सारे क्वेश्चन हर बच्चा कर लेगा, वो बच्चे को फ्यूज उड़ाने के लिए ऐसा करते हैं। लाल मेरे चांद सितारे, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, वो पासिंग पॉइंट हो गया 0 0, बस वही पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना अल्टीमेटली। कहने का मतलब ये है, तो क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से सीखो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन भूल गया मैं, 15 है शायद, है क्वेश्चन नंबर 15, y डैश इक्वल टू ई एक्स और साइन एक्स, ई एक्स और साइन एक्स, ठीक है। अच्छा, y डैश का मतलब आपको पता है dy अपॉन में dx इक्वल टू ई एक्स और ये हो गया साइन एक्स। तो x वाला ये है, ये भी x वाला, ये भी x वाला, तो इसके पास पहुंचा दो, अलग अलग हो जाएगा। तो dy इक्वल टू ई एक्स और साइन एक्स, और ये वापस आ गया और ये dx हो गया, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझ में आ गया। अब x वाला अलग हो गया, y वाला अलग हो गया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग दोबारा इंटीग्रेट कर लेते हैं। dy का इंटीग्रेशन y, यहाँ आपको पता है बाई पार्ट्स लगेगा, यहाँ बाई पार्ट्स लगेगा, जिसमें आइलेट, तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन होगा और ये आपका सेकंड फंक्शन होगा, ठीक है बेटा। सॉल्व करें आगे, कोई परेशानी तो नहीं, इसको दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा। तो आइलेट वाले फॉर्मूले सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्या है, साइन एक्स, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और इस पूरे का वोल इंटीग्रेशन, y की जगह y, साइन x की जगह साइन x, ex का इंटीग्रेशन ex माइनस इंटीग्रेशन साइन x का डेरिवेटिव करोगे तो cos x, और ex का इंटीग्रेशन फिर से ex dx, ठीक है। अब इसको फिर से इंटीग्रेट करना पड़ेगा, शर्म नहीं आती ऐसा कुछ लोगों को, दोबारा आते हैं मुंह उठाकर, दोबारा आगे इंटीग्रेट करने को। या एक बार इंटीग्रेट करने में भारी पड़ रहा है बच्चे को, वो वीडियो का बाहर बच्चा कैमरे में बैठा हुआ, वो एक बार इंटीग्रेट कर रहा, सर से पसीने आ रहे हैं, दो बार इंटीग्रेट करवा रहे, बताओ एक क्वेश्चन में क्या करे भैया। कर ले भाई, कर ले बेटा, लाल मेरा घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक होगा, घबरा मत। तो फिर से इंटीग्रेशन करेंगे इसका और बाय पार्ट से सॉल्व करूंगा, इस बार मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा। ये मेरा फर्स्ट फंक्शन और ये मेरा सेकंड फंक्शन, दोबारा इंटीग्रेट कर लेते हैं बेटा। तो चलिए दोबारा इंटीग्रेट करते हैं, ब्रैकेट लगा लेता हूँ। फर्स्ट आपका cos x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ई एक्स माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन एक्स, तो प्लस साइन एक्स लगा दूं पहले ही, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड तो ई एक्स। देखिए वापस वही आ गया है ना, बेशर्म क्वेश्चन कहते हैं सर इसे, मतलब बेइज्जती क्वेश्चन कहते हैं, बेशर्म क्वेश्चन कहते हैं। वापस मुंह उठा के आ गया भाई साहब, कैसे, जहां से स्टार्ट किया था वही आ गया। ऐसे मीम्स भी आते रहते हैं, है ना, जरा सी भी शर्म नहीं आई इस क्वेश्चन को, यही चीज फिर से आ गया जहां से हमने स्टार्ट किया था। ये किसकी वैल्यू थी, वाई की वैल्यू थी, है ना, ये चीज वाई की वैल्यू थी, तो मैं यहाँ पर वाई लिख सकता हूँ ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, वाई वापस लिख दूंगा, वाई की वैल्यू थी ना, वाई लिख दूंगा यहाँ पर। आगे सॉल्व करते हैं। वाई इक्वल टू ई एक्स साइन एक्स माइनस ई एक्स कॉस एक्स प्लस माइनस माइनस, ये आ गया वाई, माइनस वाई और माइनस वाई, 2y बन गया है, माइनस का y इधर आके 2y बन जाएगा ना, ई एक्स कॉमन ले लो, ई एक्स कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। लीजिए सॉरी बेटा, प्लस का लॉग सी, सॉरी लॉग क्यों लगा रहा हूं मैं, लॉग क्यों लगा रहा हूं, सिंपल सी आएगा। लो जी हो गया। नाउ क्या एक्स और वाई की वैल्यू गिवन था ना 0 0, एक्स और वाई की वैल्यू मुझे गिवन थी बेटा, पासिंग पॉइंट गिवन था ना 0 0, दिस इज द वैल्यू फॉर एक्स एंड दिस इज द वैल्यू फॉर वाई। तो एक्स और वाई की वैल्यू पुट करूंगा बेटा, चांद मेरे x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 0 है, ये जो पासिंग पॉइंट है ना बेटा आपको कंफ्यूज कर रहा है, ये x और y की वैल्यू है, वही x और y की वैल्यू हमें पुट करनी है, सिंपल, बिल्कुल सिंपल तरीके से चलेंगे। तो चलिए पुट करते हैं, y की जगह 0, तो ये तो 0 हो गए, e की पावर 0, साइन x की जगह 0, कॉस x की जगह 0 और प्लस का c, ये तो 0 हो गया, किसी की पावर 1 0 हो तो 1 होता है, साइन 0 की वैल्यू 0 होता है, माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1 होता है,
प्लस का सी, 0 इक्वल टू, ये तो 1 खत्म हो गया, -1 प्लस सी माइनस का 1 प्लस 1 इक्वल टू सी। सी की वैल्यू बेटा 1 आ गई, ठीक है। तो ये जो है ना, ये भाई साहब कहाँ, ये आपका जनरल सोल्यूशन कहलाएगा कि ये मेरा जनरल सोल्यूशन है। और अगर पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है तो सी की जगह 1 पुट कर दूं तो ये पर्टिकुलर सोल्यूशन बन जाएगा। पुट कर लोगे अपने आप? नहीं सर, नो सर, ये भी करा ही दो तो अच्छा लगेगा सर, आता सब है, एक बार करा ही दो सर। ले बेटा करवा देता हूँ। ई एक्स, ये बचेगा आपका साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स और प्लस सी, सी की जगह 1। अब चाहो तो 2 से डिवाइड कर लेना, 2 से डिवाइड कर लेना, ठीक है। चाहो तो 2 से डिवाइड कर लेना, वरना छोड़ भी दोगे तो कोई परेशानी नहीं, वैसे 2 से डिवाइड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 2 अपॉन में आ जाएगा, 2 अपॉन में आ जाएगा, ठीक है बेटा। कर लोगे अपना, इतना तो कर लोगे हमारे लिए प्रभु, इतना तो कर लोगे, हाँ ठीक। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। सिर्फ ऐसा क्वेश्चन ना कंफ्यूजिंग क्रिएट करने के लिए दिया आता है, मतलब जो सिंपल क्वेश्चन हो सकता है उसको स्टेटमेंट वाइज दे दिया कि भाई बच्चा रट के आया है या उसे कुछ पता भी है, नॉलेज है या नहीं है। क्वेश्चन को अगर पढ़ोगे, घबराना मत पेपर में, बिल्कुल आराम से रिलैक्स, बोर्ड का एग्जाम है सबको पता है, घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से पढ़ो, मेहनत करो। अभी 3 महीने है ना, मेहनत करो, बहुत आराम से निकल जाओगे, बहुत टाइम है तुम्हारे पास। 3 महीने बहुत कुछ हो सकता है बेटा। बच्चे के ऐसे होते हैं, आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तुम तो मई अप्रैल से पढ़ रहे हो बेटा, तो बहुत फर्क है। आप आराम से पढ़िए, रिलैक्स होकर पढ़िए, इंजॉयमेंट के साथ पढ़िए। हम भी तो पढ़ा रहे हैं, आप देख, तो बहुत इंजॉयमेंट के साथ पढ़ाते हैं। प्रेशर लेंगे तो पढ़ाई नहीं पाएंगे, इंजॉयमेंट के साथ पढ़िए, ठीक है बेटा। नाउ अब क्वेश्चन में नेक्स्ट की बात करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया हुआ है, ये रहा डिफरेंशियल इक्वेशन, एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, ये दे रखा है। फाइंड द सोल्यूशन ऑफ कर्व। अब तक आप सोल्यूशन तो फाइंड कर रहे थे, पासिंग थ्रू द पॉइंट। अब ये पासिंग पॉइंट क्या है? ये एक्स और वाई की वैल्यू है, तो बात तो वही होगी, ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया भाई। एक बात बता, ये हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, और ये हो गया पासिंग पॉइंट, तो बात तो वही है, यही क्वेश्चन तो बन गया सेम। अब तक यही तो था, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होता था, एक्स और वाई की वैल्यू गिवन होती थी, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया, एक्स और वाई की वैल्यू गिवन है, बिल्कुल एज इट इज एक ही जैसा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। बस इसको वैसे करेंगे इंटीग्रेट, एक्स और वाई की वैल्यू पुट करेंगे, पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा। जहां पे एक्स और वाई की वैल्यू गिवन होती है ना, वहां हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना होता है। जहां एक्स और वाई की वैल्यू गिवन होती है वो हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन कहलाता है, तो हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है इस क्वेश्चन का। कहने का मतलब ये है। चलिए आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 है शायद, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 की बात होती है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, लिख लेता हूं पहले। क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास है बेटा, एक्स वाई डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 और वाई प्लस 2। 1 - 1 बाद में देखेंगे। अब देखो एक्स वाले कौन कौन है? एक्स वाले एक तो ये है, एक ये है और एक ये है, इनको एक साथ ले लो। और वाई वाला कौन है? तो ये है और ये है, तो वाई वाला एक साथ ले लो। पहले वाई वाला ले लेता हूँ, वाई और डी वाई। वाई और डी वाई तो ऑलरेडी सही है, इसको अपॉन में ले आओ, अपॉन में वाई प्लस 2 इक्वल टू ये आ जाएगा एक्स प्लस 2 और एक्स अपॉन में आ गया और डी एक्स। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को? कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी? इंडिकेटिंग बोथ साइड कर दूं, वाई वाला अलग हो गया, ये ढंग से लिख दूं? सर जी ढंग से लिख दो, वाई अपॉन में वाई प्लस 2, एक ये है इंटीग्रेशन डी वाई और इंटीग्रेशन एक्स प्लस 2 अपॉन में एक्स डी एक्स। ठीक है बेटा, ये था क्वेश्चन। ओवरऑल घबराओ मत, आराम से सब कुछ पॉसिबल है। एक काम करो, +2 कर लो और -2 कर लो, इंटीग्रेट करना है तो y प्लस 2 है ना, या y है, या y प्लस 2 है y है, तो +2 कर लो -2 कर लो, सेपरेट कर लो। तो इंटीग्रेशन y प्लस 2 अपॉन में y प्लस 2 अलग कर लो, एक तो ये बन गया, और ये जो माइनस का 2 आपने लिखा ना -2, इसे कर लो -2 अपॉन में y प्लस 2 अलग कर लो, dy अलग कर लो, सेपरेट कर लो। x x कट गया 1 बचेगा, x x कट गया 1 बचेगा, और प्लस में 2 अपॉन में x, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। अच्छा ये तो कैंसिल हो गया, y बचेगा, -2 बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन में y प्लस 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा log मॉडुलस y प्लस 2, ये बन गया, और इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन आपका x हो गया, प्लस 2 अपॉन में x, तो 2 log मॉडुलस x प्लस का c। ठीक है बेटा, ओवरऑल ये आपके पास सिचुएशन है। अब देख लेते हैं हमारे पास क्या बचा और क्या है ना, इससे ज़्यादा सॉल्व हो नहीं सकता। ज़्यादा क्या कर सकते हो, y की वैल्यू निकाल सकते हो, इसको उधर फेंक सकते हो, छोड़ो, हमें c की वैल्यू निकाल लेते हैं मेन। अब x और y की वैल्यू गिवन है 1 और -1, x और y की वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू -1 है। साइड में लिखते ना बेटा, बीच में मत लिखना कभी भी, ये सब चीज़ें साइड में लिखते हैं, बहुत बड़ी क्लास में ये सब चीज़ें साइड में आती है, फॉर्मूले वगैरह के साइड में आती है। वैल्यू पुट कीजिए, y की वैल्यू -1 -2 log मॉडुलस, y की जगह -1 में 2 प्लस करोगे 1 आएगा, इक्वल टू x की वैल्यू 1 प्लस 2 log x की जगह 1 प्लस c। समझ में आ गया बेटा, x और y की वैल्यू पुट कर ली, -1 इक्वल टू, देखिए log 1 0 होता है तो ये 0 हो गया, ये आपका पूरा 0 हो गया,
ये क्या था, माइनस था क्या, यहाँ माइनस था, -1 -2। हाँ, इंसान को यार तेज नहीं चलना चाहिए, तेज चलने का नतीजा देख ही रहे हो, है तेज चलने का नतीजा देख लेना बेटा, गलती हुई ना हमसे, ये 0 हो जाएगा, log 1 0 होता है ना, ये 0 हो गया। क्या बचा, क्या बचा सर जी, 1 बचा, प्लस का c बचा, प्लस का +1 जो है माइनस हो जाएगा, तो -2 = c, तो दैट इज द वैल्यू फॉर द c ना, कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, -2 है। अब यही वैल्यू आप उसमें पुट कर लो, तो ये आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन बन जाएगा, कर लोगे अपने आप। सॉरी बेटा, क्या था जनरल सोल्यूशन, ये था आपका जनरल सोल्यूशन, ये आपका जनरल सोल्यूशन था, इसमें वैल्यू पुट कर लो, c की जगह, यहां पर c की जगह -2 पुट कर लो, ठीक है बेटा, कर सकते हो इतना, तो जल्दी नोट करो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आएंगे, अभी खत्म नहीं हुआ, जल्दी नोट करो बेटा, जल्दी फटाफट 16 क्वेश्चन करो बेटा, वीडियो को पॉज करो जब तक मैं पानी पी लूं बच्चों, मैं पानी पी लूं बेटा, जब तक करो जल्दी से। कर लिया बेटा सबने नोट कर लिया। आप चाहो तो मतलब इन दोनों को एडजस्ट कर सकते हो, चाहो तो कोई बच्चा पूछ सकता है कि सर लॉग के फॉर्म में, हाँ कर सकते हो, इन दोनों को एडजस्ट करना चाहो एडजस्ट कर लो, अगर करना चाहो तो कर लो, अगर तो मैं करके देता हूँ, चलो ठीक है ना, ऐसा कोई बच्चा नाराज हो जाए तो मैं लॉग को एडजस्ट कर देता हूँ, एक ये लॉग है मेरे पास और एक ये लॉग में, वैसे मैं देखो एज ए टीचर मैं तो छोड़ देता, मैं नंबर भी पूरे देता, क्योंकि मुझे पता है ठीक है बच्चे ने, बट लॉग है और कई बार हमें दिक्कत आ जाती है, तो आपके आंसर भी मैच होने चाहिए, वरना आपको हो गए सर अब पता नहीं पीछे आंसर ये है क्या है, मैं लॉग को एडजस्ट कर देता हूँ बेटा, मैच कर लेना ठीक है। वाई इसको इधर ले जाता हूँ, माइनस का प्लस करने में आसानी होगी, इसको उठा के उधर फेंकता हूँ, एक्स ठीक है, और प्लस का ये 2 जो है वो स्क्वायर बन जाएगा, या 2 को ऐसे रहने दो है ना, या स्क्वायर बना दो, जो देख लो जैसे मर्जी, लॉग एक्स स्क्वायर लिख लेता हूँ, लॉग एक्स स्क्वायर, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस लॉग y + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये भी स्क्वायर बन जाएगा ना, ये भी स्क्वायर बन गया, एक तो ये आ गया, एक ये आ गया, माइनस का प्लस और प्लस c की वैल्यू क्या आई थी बेटा, c की वैल्यू -2 आई थी, ये यहां पुट कर लेता हूं, तो y = x, एक तो ये वाला x प्लस इन दोनों को एडजस्ट कर लो, लॉग क्या आएगा x² और y + 2 का होल स्क्वायर, ये आएगा बेटा x² y + 2 का होल स्क्वायर और -2, तो ये ओवरऑल आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर आना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी एग्जैक्ट आंसर आपका शायद यही होगा, देख लेना आप आंसर, ठीक है, पीछे मैच कर रहा होगा शायद, मैं भी एक बार देख लूँ क्या, मैं कभी देखता नहीं, फिर भी एक बार चेक कर लेता हूँ बेटा कौन सा एक्सरसाइज है भैया, एक बार देख लो बेटा, चाहे तेज नहीं चलना चाहिए, ये आपका 9.4 है, y - x प्लस y, अच्छा y - x प्लस का 2 log x², ओहो सही, बिल्कुल परफेक्ट, सही आ रहा बेटा, टेंशन ना लो, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आ रहा है, जो एनसीईआरटी का है वही आ रहा है भैया, वही आ रहा है, ठीक है, घबरा मत, वही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलिए अगला क्वेश्चन देखें, 17 देखते हैं बेटा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट, एक ऐसा इक्वेशन निकालना है जो इस पॉइंट से पास होता है, 0 - 2 से, और आपको गिवन है, देखो ये पासिंग पॉइंट है, यानी x और y की वैल्यू गिवन है, पासिंग पॉइंट होता है x और y की वैल्यू, दिस इज द वैल्यू फॉर x एंड दिस इज द वैल्यू फॉर y, गिवन दैट, गिवन क्या है, एनी पॉइंट xy, जो पॉइंट xy है कर्व पर, द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप, ध्यान से सुनना, द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप, किस किस का प्रोडक्ट, एक तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट का, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy/dx, इसका प्रोडक्ट इसके साथ y कोऑर्डिनेट के साथ, इन दोनों का प्रोडक्ट, जी हाँ, स्लोप ऑफ टेंजेंट और y कोऑर्डिनेट, इट मींस y, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल है टू द पॉइंट, इक्वल टू द, वो इक्वल है, किसके इक्वल है सर किसके इक्वल है, x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, x के इक्वल है, ये सिचुएशन आपको दिया हुआ है, मैं आपको यहां समझाता हूं, क्वेश्चन नंबर 17 है ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 17 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 17, पता आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है बेटा, पहले मैं यहां पर ऊपर पे लिख दूंगा, ये कह रहा है स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी dy/dx, इसका प्रोडक्ट y कोऑर्डिनेट के साथ इक्वल है x कोऑर्डिनेट के, ये कह रहा है क्वेश्चन में, आप देख लो ना, मैं कहां कुछ कह रहा हूं, पढ़िए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये यहां से पढ़िए, गिवन दैट एनी पॉइंट ऑन xy कोई पॉइंट है ऑन द कर्व, द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट और y कोऑर्डिनेट का जो प्रोडक्ट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इसे ही बोलते हैं, y कोऑर्डिनेट इसे ही बोलते हैं, ये इक्वल है, किसके इक्वल है सर, ये इक्वल है आपके
एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल है, इक्वल टू एक्स, ये सिचुएशन है बेटा। अब यहां पे लिख देना लेट स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू dy अपॉन में dx, कि हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट को dy अपॉन dx से रिप्रेजेंट किया। लेट क्यों करा? क्योंकि नॉर्मली स्लोप ऑफ टेंजेंट का अलग तरीके रिप्रेजेंट किया, कोई f डैश x लिख देता है, कोई y डैश लिख देता है, तो हमने dy अपॉन dx लिखा है, इसलिए हमने लेट कर लिया। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, डैग भी कर सकते हो। अल्टीमेटली डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना, इन क्वेश्चनों का मतलब ये होता है। अब देखो dy ये है, dx कौन है? ये, तो dx तो इसके पास आ जाएगा, y साथ में रहेगा, तो y और dy ये एक साथ, और x और dx एक साथ। कितना सिंपल, सरल, सिंप्लीफाइड क्वेश्चन आपके लिए आया। ये क्वेश्चन है भाई साहब, ये बताओ क्या क्वेश्चन है, क्या कैटेगरी है 12th लेवल पे, और हम ऐसे क्वेश्चन को हम छोड़ ही आते हैं। ऐसे क्वेश्चनों को नॉर्मली हम छोड़ ही आते हैं। रीजन क्या है? जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, स्टेटमेंट क्वेश्चन देखते ही हाथ पैर हिल जाते हैं हमारे, और ये फिजिक्स में भी होता है नॉर्मली। मैं आपको बताऊं, फिजिक्स में भी ऐसे ही होता है, स्टेटमेंट देगा फेल हो गए, फैल गए एकदम। फिजिक्स में और मैथ्स में बहुत सारे रिलेशन है। जो बच्चे, अभी वेक्टर चैप्टर स्टार्ट करूंगा, आप देखना पूरा वेक्टर, आप साइंस वाले बच्चों से पूछना, तो काफी हद तक बच्चे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन से बचने की कोशिश करते हैं। स्टेटमेंट पढ़ोगे ना बड़ा आसान लगेगा। क्या कह रहा था क्वेश्चन में? स्लोप ऑफ टेंजेंट और वाई कोऑर्डिनेट का प्रोडक्ट एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल है। भाई क्या दिक्कत है? एक्स वाला अलग कर लो, वाई वाला अलग कर लो। अब देखो इसको सिंप्लीफाइड कर लूंगा। वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो वाई स्क्वायर अपॉन में 2, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस का सी अपॉन में 2, है ना। अच्छा, अपॉन में 2 क्यों लगाया? ताकि 2 कैंसिल कर दे। वैसे सी भी लिख सकते हो, और 2 कैंसिल हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा ना, खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा? वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। ऐसा इसलिए करते हैं जानबूझ के, कांस्टेंट है तो कुछ भी हो सकता है, ये चीज दिमाग में रख लो। तो अपॉन में 2 अपॉन में 2, अब यहाँ सी लिखोगे तो हो सकता है आगे दिक्कत हो, तो अपॉन में 2 लगा दो, 2 कैंसिल हो गया, ये सिंपल फॉर्म हो गया। अब ये जनरल सोल्यूशन कहलाएगा, ये मेरा जनरल सोल्यूशन है। अब मुझे एक्स और वाई की वैल्यू गिवन थी, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू -2। साइड में लिख लेता हूँ, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू -2, वैल्यू पुट कर लो। तो वाई की वैल्यू -2 है, -2 का स्क्वायर 4, एक्स की वैल्यू 0 प्लस सी, तो 4 इक्वल टू सी, ये सी की वैल्यू आ गई। सी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 4, ये आपका जनरल सोल्यूशन आपके सामने है। ठीक है बेटा। अब एक चीज तो समझ लो कि कभी भी हमें अगर बेटा एक्स और वाई की वैल्यू गिवन होती है ना, उस एक्स और वाई की वैल्यू की गिवन होने का मेन मकसद ही यही होता है कि आपको उस क्वेश्चन में आपको एक पर्टिकुलर सोल्यूशन ही फाइंड करना है। ठीक है बेटा, नोट कर लिया सबने? नोट करने का समय देता हूं मैं आपको, आगे बढ़ जाए बेटा। है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। मैं समझा देता हूं, कोशिश कर लेना कर लेने की, बाकी मैं करा दूंगा। एट एनी पॉइंट एक्स वाई, कोई भी एक पॉइंट है एक्स वाई, किसी कर्व पर, किसी कर्व पे कोई पॉइंट है एक्स वाई, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, जी हाँ, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट dy अपॉन में dx इज ट्वाइस, डबल है, ट्वाइस है, किसके डबल है? द स्लोप ऑफ द लाइन के। ओहो हो, स्लोप ऑफ द लाइन पता है आपको क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। याद कीजिए, एक स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, एक स्लोप ऑफ लाइन होता है। याद कीजिए 11th क्लास में स्लोप ऑफ लाइन 2 पॉइंट दिया होता था, ऐसे निकालते थे स्लोप ऑफ लाइन, लाइन सेगमेंट का स्लोप ऐसे निकलता था। स्लोप ऑफ टेंजेंट आपने 12th में सीखा, डेरिवेटिव कर दो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, डेरिवेटिव कर दो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट कहलाता है, ये स्लोप ऑफ द लाइन कहलाता है, लाइन सेगमेंट। टेंजेंट का स्लोप ऐसे निकालना है डेरिवेटिव करके, और लाइन सेगमेंट का स्लोप ऐसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बहुत 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हो ये सब चीजें। ठीक है, ये इसके ट्वाइस है। क्वेश्चन में कंडीशन ये है। अच्छा, मुझे क्या गिवन है ये भी पढ़ लूं। जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट ऑफ द पॉइंट, पॉइंट आपको दिया हुआ बेटा, पॉइंट क्या क्या दिया हुआ है? एक पॉइंट तो दिया हुआ है ये, और एक पॉइंट आपको एक्स वाई दिया हुआ था, ये ना एक्स वाई, 2 पॉइंट आपको दिया हुआ है। एक पॉइंट एक्स वाई दिया हुआ है, एक पॉइंट -4 और -3 दिया हुआ है। ठीक है बेटा, तो ये 2 पॉइंट से एक, इन 2 पॉइंट से पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, इससे हमें लाइन सेगमेंट का स्लोप निकालना पड़ेगा। चलिए वापस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 या 18 कौन सा है? ये 18 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। आपको पॉइंट गिवन है लाइन सेगमेंट का, ए पॉइंट है आपके पास एक्स वाई, और बी पॉइंट आपके पास है, बी पॉइंट है मेरे लाल, -4 और -3। आगे क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, -4 और -3, ताकि आप कंफ्यूजन हो जाए। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी, ए बी मतलब लाइन सेगमेंट, ए बी भाई 2 पॉइंट है ना, 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट को जोड़ोगे तो लाइन सेगमेंट बनेगा ना, 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट को जोड़ोगे लाइन सेगमेंट कहलाता है वो। तो ए बी का हम स्लोप निकालना है। ए बी का स्लोप निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करते थे हम लोग, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। अब चाहो तो इसमें से माइनस कर लो, इसमें से माइनस कर लो, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, किसी माइनस कर लो, माइनस करना है इसमें से माइनस कर लो, y2 माइनस y1, इसमें से माइनस करोगे तो y प्लस 3 हो जाएगा, और इसमें से माइनस करोगे तो x प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है बेटा,
ये आपका स्लोप ऑफ ए बी कहलाएगा, इसे हम बोलेंगे स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट। ये आपका स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट आ गया बेटा, स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट आ गया। और स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? तो dy अपॉन में dx होता है। ये दूसरा पार्ट हो गया, ठीक है। आई होप अब आपको थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा मैं क्या समझाना चाहता हूं। दो पॉइंट है, दोनों पॉइंट का जो स्लोप होगा वो एक पॉइंट ये दिया हुआ, एक पॉइंट ये दिया हुआ, दोनों का स्लोप ये आ गया, इसे बोलेंगे स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट। और स्लोप ऑफ टेंजेंट dy अपॉन dx ही होता है। अब क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है ना ट्वाइस है। स्लोप ऑफ टेंजेंट, पढ़िए क्वेश्चन को, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है ट्वाइस है। किस किस ट्वाइस है? तो स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट का डबल है, लाइन सेगमेंट के डबल है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट है dy अपॉन में dx, स्लोप ऑफ टेंजेंट वो स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट के, यानी स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट ये वाला y+3 अपॉन में x+4 के ट्वाइस है, ठीक है बेटा। ये सिचुएशन है। तो चलिए 2 से मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करना है तो, बाकी छोड़ दोगे ऐसे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। y वाला अलग कर लो, x वाला अलग कर लो। y वाला देखो कौन कौन है, एक ये y वाला, ये सारे y वाले अलग कर लो। तो ये आ जाएगा dy, ये अपॉन में ले आओ, ये 2 को वहीं छोड़ना तो वहीं छोड़ दो, सिर्फ इसको ले आओ, y+3 को ले आओ, है ना। और dx 2dx अपॉन में x+4, ठीक है बेटा। y वाला अलग हो गया, x वाला अलग हो गया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। इसका इंटीग्रेशन होगा log मॉडुलस x+3 और इक्वल टू 2, इसका इंटीग्रेशन होगा log मॉडुलस x+4 और ये बन जाएगा log c। log c क्यों बना बताने की जरूरत तो नहीं है अब, ये भी log के फॉर्म में, ये भी log के फॉर्म में, तो ये भी बेचारा log के फॉर्म में होगा। ऐसा इसलिए करते था कि log कैंसिल हो जाए। ऐसा भी आपने पीछे क्वेश्चन में देखा था, अपॉन में 2 उठा था मैंने, 2 से सबको c अपॉन में 2 लिखा था, वहां c लिखना चाहिए था ना, मैं c अपॉन 2। कई बच्चे मुझसे पूछते हैं ऐसा क्यों करा सर। बच्चों देखो, कांस्टेंट का मतलब क्या हमें नहीं पता ना, c का मतलब क्या है कांस्टेंट, अब कौन सा कांस्टेंट हमें क्या पता। तो हम इस फॉर्म में लेके चलते हैं, आंसर भी आपका इसी फॉर्म में मैच करेगा कि जिस फॉर्म का पैटर्न चल रहा है उसी फॉर्म में हम लेके चलेंगे ताकि इजीली एडजस्ट हो जाए। अब लॉग के फॉर्म में तो लॉग के फॉर्म में लिखेंगे ताकि इजीली लॉग से लॉग कैंसिल हो जाए। ये सब चीजें मैथ सिखाती है, रट्टी रटाई नहीं चाहिए होती मैथ, ये सीखने को मिलता है। इसलिए हर क्वेश्चन जरूरी है। मैथ, मैं इसलिए कहता हूं मैथ आपके दिमाग को रिचार्ज करता है, सोचने के लिए मजबूर करता है। बाकी सब्जेक्ट में आप क्या पढ़ रहे हो वो आप अपने आप से पूछ सकते हो। देखो सब्जेक्ट सारे हार्ड है, हिंदी भी मुझे हार्ड लगती है, मैं हार्ड और इजी की बात नहीं कर रहा, सब्जेक्ट सारे हार्ड होते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन बाकी सब्जेक्टों में एक फिक्स रूल्स होते हैं, मैथ और फिजिक्स को छोड़ के बाकी सब में एक तरह फिक्स रूल होते हैं, उन रूल को याद करना है, उस रूल के बेस पे चलना है, उससे बाहर नहीं निकल सकते, उससे बाहर नहीं निकल सकते। मैथ में ऐसा नहीं है, मैथ में ऐसा नहीं है, हम कोई भी रूल कैसे भी अप्लाई कर सकते हैं। जो थोड़ी ऐसा क्वेश्चन करे, कोई बच्चा ऐसा नहीं करेगा, वो इसकी जगह कुछ और लेके चलेगा, इसकी जगह कुछ और लेके चलेगा, तब भी उसका आंसर आएगा। कि बच्चे यहाँ M1 ले लेते हैं, यहाँ M2 ले लेते हैं, तो भी आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैथ सोचिए, दिमाग को रिचार्ज कीजिए। नाउ लॉग x+3 इक्वल टू, ये 2 तो पावर बन जाएगा, तो log x+4 का होल स्क्वायर प्लस log c, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, log a log b। तो log x+3 इक्वल टू, ये log a है और ये प्लस log b है, तो log a की b से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो c x+4 का होल स्क्वायर। log से log आपका कैंसिल हो गया, क्या बचा? ये भाई x था y था, लो जी भाई साहब कर दी बात, कर दी जल्दबाजी, राजन सर जी कर दी जल्दबाजी, चल गए तेज, तेज चल लिए, चल लो तेज। होता है बेटा, इंसान है, मनुष्य है बेटा, गलती से हो जाती है। तो लॉग से लॉग कैंसिल, कंपैरिजन कर लिया, तो ऐसा काट मत देना, कटता नहीं है ये कभी भी इस भ्रम में मत रहना कि लॉग से लॉग कट जाता है। दिस इज द कंपैरिजन, कंपैरिजन है, दोनों को बराबर है, लॉग से लॉग हटिया, बस काटना नहीं है, ठीक है, कैंसिल नहीं करना, कंपैरिजन होता है। तो y+3 इक्वल टू c x+4 का होल स्क्वायर, पता है आपको, ये आपका जनरल सोल्यूशन है, ये आपका जनरल सोल्यूशन है। अगर मुझसे जनरल सोल्यूशन पूछता तो मैं यही छोड़ देता। अगर क्वेश्चन केवल यहीं तक होती ना, अगर क्वेश्चन केवल कहां तक पहुंच गया, ये फुल स्टॉप खत्म, तो मैं यहीं छोड़ देता। बट अब पढ़िए पूछ क्या रहा है, फाइंड द इक्वेशन फाइंड करो ऑफ द कर्व का गिवन दैट पासिंग थ्रू द पॉइंट। ठीक है, पॉइंट गिवन है भाई, तो पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो दैट इज द वैल्यू फॉर x एंड y, तो x की वैल्यू एंड y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, x की वैल्यू y की वैल्यू। तो x की वैल्यू एंड y की वैल्यू क्या है, आपके पास x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू आपके पास 1 है, यही है ना जी हाँ, पुट करना है, चलिए पुट करो। y की वैल्यू 1 + 3 इक्वल टू c, x की वैल्यू -2 का स्क्वायर -2 हो -2 सिंपल है ना, तो -2 + 4 2 का स्क्वायर,
तो 1 और 3 4, सी 2 का स्क्वायर ऑल्सो 4, 4 4 कैंसिल, सी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1 आ गई, इसे यहाँ ले आओ तो आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा y प्लस 3 इक्वल टू सी की जगह 1, सी की वैल्यू 1, तो 1 लिखे कोई फायदा नहीं है, x प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है बेटा, जल्दी से नोट करो।